Yes. So then we have today Mr. Vivek Gangwar. He'll introduce himself. He has been the advisor to the World Bank, and presently he is advisor to the government of Uttar Pradesh on Panchayati Raj 1. And he is also the trainer for Panchayati Raj officials in Uttar Pradesh and in other states too. So he is the basically the expert or is no for the talk today. So Yes. Vivek ji, I'll request you कि kindly अपना introduction दे दें. Okay. Hi Rhythm. Hi, sir. मेरा नाम विवेक गंगवार है और मैं पंचायती राज विषय पर सन 1999 से आज से काम कर रहा हूँ और आमतौर से सजग जो मेरा पार्टिसिपेशन 2002 से ज़्यादा रहा है। जब मैं यूएनडीपी में राज्य प्रशिक्षक बना था उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए 2002 से मैंने उसके बाद में फिर 2003 में पंचायती राज विभाग का राज्य प्रशिक्षक सरकार के द्वारा जियो जारी हुआ और फिर उसमें मैंने चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो और चाहे वो हमारी ग्राम पंचायतें हो, जो ऑफिसर्स हैं और या हमारे पंचायत के जो इलेक्टेड पर्सन है उनको हमने प्रशिक्षण के तौर पे या उनको काम करने में कैसे भूमिका की हम मदद करने का हमने कोशिश किया। और इसके अलावा मैं 2015 से मैं विश्व बैंक का राज्य सलाहकार उत्तर प्रदेश का रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक यूपी मैंने रहा है, मेरे पास झारखंड का चार्ज रहा है और उससे पहले एक और भी था कि सन 2010 में मैं जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी जो मसूरी है उस समय वो उसका NIAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च जो हुआ करता था तो उसका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का की रिसोर्स सेंटर भी था वो, तो उसमें मेरा इम्पैनलमेंट हुआ था। मैंने उसके अकॉर्डिंग पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्यों में मैंने जो चाहे वो IAS ऑफिसर्स हैं, चाहे वो और भी जो सीनियर लेवल ऑफिसर्स हैं और उनके साथ में देशव्यापी काम किया है। मेरा कुछ अनुभव IIT मद्रास के साथ में मैंने काम किया है चेन्नई में, NIRD हैदराबाद के साथ में भी काम किया है। तो ये छोटा मोटा अनुभव है जो मैं अपने जितना मैं सीख पाया हूँ इस अनुभव से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके संज्ञान में लाऊं और आपका जो बहुत सारे हमारे न्यू कमर्स बच्चे हैं, मैं बच्चे ही वर्ड बोलूँगा क्योंकि मैं एकेडमिक्स हूँ तो मेरी आदत है उस तरह की बात करने की, तो इसको आप लोग पर्सनल मत लीजिएगा क्योंकि मेरी चाहे मैं नेशनल अकेडमी में चाहे वो मेरा पार्टिसिपेंट चाहे वो सिविल सर्विसेज का बंदा हो चाहे कोई, मैं बच्चा ही बोलता हूँ क्योंकि जब एज ए क्योंकि ये ट्रेनिंग वैसे ट्रेनिंग और टीचिंग में डिफरेंसेस होता है, मैं जानता हूँ। ट्रेनिंग टीचिंग होती है वो अबोध बच्चों के लिए होती है और ट्रेनिंग जो होती है बोध बच्चों के लिए होती है। मतलब तलवार तो है लेकिन धार देने का काम वही एक ट्रेनर का काम होता है। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना मेरी जानकारी है मैं आपसे साझा करूं और आपकी जो क्वेश्चन आंसर आएंगे हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मैं ना दे सकूं तो मैं आपसे समय मांग लूंगा क्योंकि मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूं कि मैं सारी चीज़ों को जानकार हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को नहीं भी जानता हूँ तो कुछ मैं आपसे भी लर्न करूंगा। ये मेरा अब तक का जो 22-23 साल का जो मैं सेवा किया हूँ उसका मेरा ये अपना कारवा है। Thank you, Vivek ji. And Ridham ji, as you may be knowing that somehow Mr. Saurav Lal has not been able to make it today. So you will have to bear with us and we shall be with you. So now we can, from our side, the third person is Mr. Raghavendra, who is also associated with the Model Gaon and Yes. he is helping us in organizing this meet today. So Okay, sir. now I hand over to you and you can introduce your side. Okay, sir. So I'll begin with myself. My name is Rhythm Awasthi. I come from Manchester City of Asia, that is Kanpur. I did my schooling from Mercy Memorial School. I did my graduation from Modern College of Arts, Science and Commerce, followed by a PG diploma in foreign trade. After that, I have been associated with an international firm for international documentation, followed by working with a startup at Delhi.
Currently, I'm associated with Tata Institute of Social Sciences, Tuljapur, and I'm studying rural development. I'll request Disha to continue from here. Yeah. Good morning, everyone. My name is Disha Agrawal. I'm from Jaipur. I'm a management student, and I have also worked 2 years in Federal Bank. And after that, I joined Tata Institute of Social Sciences to pursue Master of Arts in Rural Development. And currently, I have associated myself with Model Gaon to pursue our fieldwork, our course fieldwork. Thank you. I would like Ashish or Prachi, if you can just take the lead. Good morning, sir. Myself, Ashish Sahu. I am from Baitul, Madhya Pradesh. I did my graduation in mechanical engineering from Rajiv Gandhi Technical University, Bhopal. After that, I have 3 years of work experience in a startup, and followed by 2 years of work experience in a family business. Then I joined the TISS Tuljapur. So thank you, sir. Yeah, Prachi, please proceed. Good morning, sir. My name is Prachi. I'm from Bhopal, Madhya Pradesh, and I have completed my graduation in BCom Management Honors from Bhopal itself. And currently, I'm pursuing my master's in rural development from TISS Tuljapur. And I'm really thankful to you for organizing this session for batch, and it will be really insightful, sir. Yeah. That's Sangram. Uh, Are you there? Akshay, can you introduce We'll yourself? move forward with introduction. Yeah. Probably there must be a problem of connectivity or something. Yeah, definitely, sir. Otherwise, there won't be an So issue. Akshay or Akshay, go ahead, please. Good morning, sir. First of all, thank you for arranging this session for us. This will be very insightful. I myself is Akshay Gondare. I am from Buldana district of Maharashtra, and have done my mechanical engineering from Pune University, and now I am studying in TISS, Tata Institute of Social Sciences in MS Social Work in RD. Thank you, sir. okay, Rhythm. Yes, sir. Probably the number is quite large today. Yes, sir. I guess. It's good to see. It is good to see. Yes, So, with due apology to all those who have been left out, probably I would propose that we can start with the discussion or with the address of Mr. Vivek Gangwar, if you permit. Sure, sir. Definitely. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. So, विवेक जी, अब आप क्योंकि आप समय काफी लोग हैं तो समय ज्यादा लगेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी चर्चा शुरू करें। और आज का विषय एज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इज द पंचायती राज, हाउ व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ पंचायती राज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ इट फंक्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो विवेक जी इज हियर टू टॉक अबाउट दैट। नाउ इट इज ओवर टू विवेक जी। विवेक जी शुरू करें। थैंक यू सो मच गंगवार साहब। आज का ट्रेनिंग में मैंने मैं आपको थोड़ा सा कोर बता देता हूँ कि मैंने कुछ डिजाइन किया है। उसमें मैं 3 पॉइंट मतलब 4 मेजर पॉइंट है। एक पहला पॉइंट होगा कि पंचायती राज क्यों, दूसरा पॉइंट होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरा पॉइंट होगा कि इससे गांव वालों का क्या इसमें महत्व है, और चौथा जो होगा वो इसमें क्वेश्चन आंसर होगा 15 मिनट का लास्ट में। मतलब कि आफ्टर द 45 मिनट्स जो है क्वेश्चन आवर्स होंगे। अच्छा, क्वेश्चन आवर्स में आप लोगों को अभी बीच बीच में जब चर्चा होगी तो आप अपने क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। जब लास्ट में हम 15 मिनट क्वेश्चन आवर करेंगे, हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पंचायती राज पर जब हमारी बात चल रही थी, रिदम और प्राची थी और दिशा भी थी, जब डिस्कशन चल रहा था, संग्राम भी थे, तब उसमें एक बात ये निकल के आया, क्योंकि मेरा भी जो अनुभव रहा है पहले, तो उसमें मैंने ये देखा कि मैंने उस दिन रिदम से बोला था कि बहुत सारे बच्चे जो है
पंचायती राज क्योंकि भारत का जो मूल है, ये आज का नहीं है, ये अनादिकाल से, अगर हम थोड़ा सा जाते हैं, अगर ऋग्वैदिक काल में जाते हैं, तो अगर आप देखें सभा और समिति का उल्लेख उस जमाने में भी था। और सभा और समिति मतलब उस जमाने में भी सभा और समिति थी। और ये कालांतर में जब मध्यकाल आया, जब मध्यकाल में भी अगर हम देखें गुप्ताज पीरियड के बाद में किसके साथ डिस्कशन, किसके बच्चों के साथ, गुप्ताज पीरियड में भी अगर आप देखें, गुप्ताज के बाद में मुगल काल आया, तो मुगल में भी ये चौधरी और मुकद्दम के नाम से चलते रहे सिस्टम को लेकर। बट लेकिन जब अंग्रेजों का काल आया, अंग्रेजों के काल में इसको बहुत चोट पहुंचाई गई। यहां तक कि लॉर्ड ने लिखा है एक जगह पे कि अगर हिंदुस्तान को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले इनकी पंचायत राज सिस्टम को कोलैप्स करिए। क्योंकि वो जानते थे कि उससे पहले अगर आप कोई भी पूरा हिस्ट्री में पढ़िए पंचायतों को, हमारी ऑटोनॉमस बॉडी थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं, तो आपको बुनियादी तौर पे भी जानकारी होना चाहिए। जब आपको बुनियादी, और ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ रिदम, क्योंकि जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे पास आते हैं हर साल पढ़ने के लिए, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के पीछे के बच्चे आते हैं, डॉक्टर डेविड, क्योंकि वो हेड डिपार्टमेंट है, वो आते हैं, तो वो कहते हैं कि सर आप मेरे को अपना हिस्टोरिक बताते हुए लेके आके मुझे बताइए, क्योंकि मैं ए से जेड जानना चाहता हूँ। मैं ये आपका मतलब जो है बाई जेड नहीं जानना चाहता। और रीजन यही है कि किसी भी चीज का जब तक आपको बुनियादी ज्ञान नहीं है, तब तक आप कभी भी उस पर एक सही प्लान नहीं बना सकते। जैसे हमने उस दिन यूथ पॉलिसी की बात को लेकर भी अगर आया था तो याद होगा, तो मैंने कुछ बात कहा था, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ। मेरा एक जो अनुभव है वो मैं साझा करता हूँ अपनी बात को लेकर। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था। तो सभा और समिति से चलते हैं, चौधरी और मुकद्दम के तौर पे भी पंचायतें थी, इसलिए जितने भी मुगल पीरियड्स के जो भी अगर आप देखें, वो इस चीज को जरूर डरते थे। इसलिए चाहे अकबर हो, अगर 24 मनसबदार थे तो उस अकबर के 24 मनसबदार में मैक्सिमम मनसबदार हिंदू हुआ करते थे। मैं बात उसकी कह रहा हूँ, एक सिस्टम चलाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है इस बात को लेकर। औरंगजेब की पीरियड में भी अगर आप देखें 21 मनसबदार थे। इसका मतलब है कि सोसाइटी, वो जानते थे कि जो सोसाइटी को जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उसी के माध्यम से हम बेहतर संचालन कर सकते हैं प्रशासन का। लेकिन जब अंग्रेजों को ये बात इसलिए खटक गई क्योंकि उनको लगा कि ऑटोनॉमस है गांव। ऑटोनॉमस में का मतलब क्या होता है कि गांव स्वशासन क्या है, अपनी आवश्यकताओं को गांव में ही प्रतिपूर्ति कर ले। जैसे जिसके पास गेहूं है, किसी के पास में वो कुदाल चलाने का कुशल नेतृत्व है, तो क्या होता है कि वो डिपेंडेंसी हम किसी बाहर के ऊपर नहीं रहते। जब हम डिपेंडेंसी जब बाहर के ऊपर नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि फिर आप हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते चीजों को लेकर। तो उन्होंने इस मैकेनिज्म को बहुत अध्ययन किया, उन्होंने फिर किया भी। और आप पढ़ेंगे बहुत सारे लॉर्ड्स की बुक्स हैं, किताबें हैं, चाहे कर्जन किसी को पढ़ लीजिए, मास लेवल पे उन्होंने इस चीज को मेंशन भी किया है और रिपोर्ट्स भी भेजा है उन्होंने। लॉर्ड सभा में जो कहते हैं कि ब्रिटेन में जब वो सूचनाएं भेजा करते थे तो वो इस सब बातें करते। लेकिन गांधी जी ने अगर आप देखें, उन्होंने इस चीज को बहुत महसूस किया। वो जानते थे कि जो स्वशासन की बात अगर आप देखें 1929 में जब पहली बार आई थी जब चीजों की बात, वो यही था कि स्वशासन को हम कंटिन्यू बना के रखेंगे, मतलब हम अपनी पंचायतों को एक सशक्त बनाएंगे, एक स्वशासन की बात को रखेंगे। और वो स्वशासन को लेके उन्होंने कहा था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम पंचायतों को एक विशेष महत्व के साथ साथ में पंचायतों को हम सशक्त करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो 1947 में अगर आप देखें तो संयुक्त प्रांत, पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था। एमपी और यूपी का जो अगर आप एक्ट देखें तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज एक्ट 1947, तो ये पहला एक्ट आया। और एक्ट में ये रहा कि नहीं, हमें नीचे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ठीक है, विधानसभा भी ठीक है, लेकिन बट जो नीचे जो है हमारा जो है वो भी संगठन जो है अपना स्वशासन के लिए काम करेगा। लेकिन ये हुआ कि आप जानते हैं कि जब किसी को अधिकार देना होता है, जैसे आपको भी अगर आपके भाई में बंटवारा करना होता है, तो क्या होता है फिर एक दिमाग दूसरा काम करने लगता है कि मेरे को ज्यादा कैसे मिले।
और कोई भी किसी को सशक्त बनाने में एक सबसे बड़ी जो कारण है, जो मैंने पंचायती राज में जो मैंने महसूस किया है इंडिया में बहुत जगह, जैसे आप देखेंगे, मैं अभी आगे आगे बात करूंगा, जैसे दिशा, जैसे मैं अभी केरला की बात भी करूंगा, कुछ तमिलनाडु की बात करूंगा, कुछ यूपी की बात करूंगा। तो असल में क्या है कि जो परिवार जिन्होंने कहते हैं कि जिन्होंने अधिकार को सामान्य रूप से बांटा, वो 29 राज्यों में बहुत कुछ आगे निकल गए, और किसका अच्छा बंटवारा या कुछ ने अच्छा नहीं किया, तो वो आज भी उसी बात को लड़ रहे हैं। मतलब हम आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी हम एक अगर जैसे कहते हैं कि मेडिकल क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर हम बात आज भी कर रहे हैं, बहुत जीपी लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अभी आप भी जानते हैं कि हम कितना कर पाए इस बात को, और क्यों नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पंचायती राज को जमीन पे बहुत धरातल पे नहीं उतार पाए, और धरातल पे ना उतारने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो रिदम जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपको काम भी करना है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को जानकारी का स्तर नहीं है, बहुत गैप्स है। क्योंकि मैं इधर डेली 2 बैच ट्रेनिंग दे रहा हूँ प्रधानों का, यूपी में डेली चल रहा है मेरा 2 बैच, सिक्योरिटीज का चल रहा है। मतलब मैं दंग रह जा रहा हूँ कि जो 2-2 बार के प्रधान है, उन्हें ग्राम सभा के कोरम के बारे में नहीं पता। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी की बात। फिर पंचायती राज को आखिर ये क्यों माना गया कि आखिर ये मतलब जो ये जब आजाद भारत में, मैं मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें क्या होता था कि ये मुखिया का जो पद है वो आमतौर से पहला जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कि गांव के मुअज्जिज आदमी के लिए, क्योंकि उस जमाने में मुंशी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर को लिखा था, और पंच परमेश्वर में उन्होंने जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी लिखी। उन्होंने ये लिखा था कि गांव में के जो भी मामले हैं वो मामले गांव में निपट जाया करते थे। पंचायत का इतना इफेक्ट होता था कि पंच ने जो फैसला कर दिया तो कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता था। और आज क्या हो गया कि कोई भी फैसला गांव कर दे, उसके 10 मिनट के बाद में वो थाना कचहरी में चला जाता है। ये गिरावट क्यों आई? ऐसा क्या हो गया कि पंचायत में पंच के निर्णय में इतनी गिरावट क्यों आई? और रीजन यही था कि पहले तो इलेक्टेड कर दिया, बाद में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 61 से फिर आपका 55 में 52-53-55 में हुआ। फिर जो आम चुनाव जो चले तो 1961 के पहले असमंजस भी था। जैसे 1961 में जो प्रधान बने थे 61-62 में, वो 71-72 तक चले, 10-10 साल का कार्यकाल हुआ करता। और बीच में क्योंकि हमारे युद्ध भी हुए, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का हुआ, तो इस कारण इन सब चीजों को, क्योंकि ये था इसको लीगल जामा कभी नहीं पहनाया गया, लीगल जामा के लिए। अब उसमें मैं उसमें बहुत अंदर नहीं जाना चाह रहा कि बलवंत राय कमेटी क्या कह रही है, इन सब बातों को नहीं जा रहा। लेकिन 1984 में आके तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने इस पर बहुत फोकस किया, ताकि नहीं 84 से स्टार्टअप किया, उन्होंने कहा नहीं इस पर हमें काम करना है। और 1992 में अगर आपने पढ़ा भी होगा कि 73 अमेंडमेंट संविधान में किया गया, और तब तक ये सेंसस बन चुका था कि पंचायत को बगैर हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। गांधी चाहते बहुत कुछ थे, लेकिन वो भी उस समय तक नहीं करवा पाए चीजों को लेके, लेकिन एक रूपरेखा रख गए थे। लेकिन उसको आगे चलकर जो 73 अमेंडमेंट हुआ, और 73 अमेंडमेंट जब हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में पंचायतों का एक सिस्टम ही बदल गया। उसमें 3-4 चीजें मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि पूरे देश का मामला एक जैसा एक रूपता है। 1992 में जब हुआ, और 1994 में उत्तर प्रदेश में, जैसे 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में 73 अमेंडमेंट जब लागू हुआ, तब उसमें यह हुआ कि अब हर पंचायत, अच्छा ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा इससे पहले पीछे जाइएगा। इससे पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल गांव में एक नल लगना है, फॉर एग्जांपल, तो नल लगने के लिए क्या होता था कि ऊपर से जिला डिसाइड करता था कि किस गांव में लगना है। गांव डिसाइड नहीं कर सकता, गांव में खड़ंजा लगना है, ये जिला के प्रतिनिधि डिसाइड करते थे। गांव कभी डिसाइड नहीं कर सकता था कि मेरे गांव में खड़ंजा लगे। और ये तो वही हो गया कि भूख मुझे लगी है
और खाना रिदम को दे दो, तो कोई इसका मतलब नहीं, उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा चीजों को लेके। इस बात को लेके जब देश में जब जबरदस्त बहस चली, तो उस समय फिर 1992 में इसको जो लागू किया गया, और फिर देश में 22 अप्रैल 1994 को, जैसे उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग डेट में इसको लागू किया है, लेकिन 1995 के जो चुनाव हुए, तो आपने देखा होगा 1995 के चुनाव के बाद में रिदम आप कभी भी, या आप कोई भी जितने भी है दिशा है, चाहे आप एमपी की कोई भी आप पढ़ लीजिएगा, उससे पहले कभी भी 5 साल का जो चुनाव का जो टाइम था वो फिक्स हो गया। अब चुनाव 5 साल में ही होंगे, उससे पहले नहीं था। दूसरा, हर राज्य को गांव में पैसा देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, और नंबर 3, केंद्र से पैसा देने के लिए केंद्र वित्त आयोग का गठन किया गया। नंबर 4, पंचायत में हमारे हर समाज का की भूमिका हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये 73 अमेंडमेंट के पार्ट है जो पैन इंडिया लागू है। इसके बाद में पहली बार ये इसमें बोला गया कि अब स्कीम जो है टॉप टू बॉटम नहीं जाएंगी, अब बॉटम टू टॉप आएंगी। ग्राम स्तर पे पूरे गांव की विकास की संरचना ग्राम स्तर पे बनाई जाएगी, और इनको प्रशिक्षण देने के लिए राज्य वित्त जो उसमें एक अंश निकाला था कि जितने भी हमारे इलेक्टेड पर्सन होंगे उनको हमें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ये बातें मतलब मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बाकी तो और भी चीजें हैं उसकी जरूरत नहीं है। मुद्दा है कि कंसेप्ट को समझाने का, पहले हम ये समझ लें कि ये 95 में ये चेंजेस क्यों आ गए, ऐसे वो आए 73 अमेंडमेंट के बारे में। और जो लास्ट में सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा इसमें जो क्रांतिकारी जो बड़ा निर्णय था कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल गया। जैसे लोकसभा को संवैधानिक दर्जा है, विधानसभा को संवैधानिक दर्जा है, वैसे ही हमारी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिल गया। आर्टिकल 243 का हिस्सा बनाया गया और संविधान की 11वीं अनुसूची में उसका पूरा विवरण दिया गया, और इसमें बंटवारा किया गया कि फंडामेंटल छोड़ के बाकी अधिकारों को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्टेट जहाँ फुल फ्लैश हैं, जैसे स्टेट है जो केंद्र अधीन नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी वो बनाएंगे कि कितना अधिकार दे सकते हैं, कितना अधिकार नहीं दे सकते। ये बात जब ये बात आई, लेकिन दुख इस बात का है कि जो ट्रेनिंग हुई उसका स्टैंडर्ड बहुत खराब है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब चीज आ सकती है कि जो ट्रेनिंग पंचायत के प्रधान को, अब आप बताइए जब प्रधान को, क्योंकि मैं तो सन 2000 से 99 से काम कर रहा हूं, तो मैंने वो भी प्रधान देखे जो 95 में चुन के आए थे पहली बार। और ये थैंक्स फॉर गॉड कि मैं उस समय मेरा स्टार्टअप था, उस समय तो मैं बहुत यंग बच्चा था, मतलब बहुत, अब तो 22, 23, 24 साल हो गए, एक तरह से बूढ़ा हो गया। तो अभी क्या है कि एंगल से कि वो जो वक्त था, उस वक्त के जो प्रधानों को देखा, फिर मैंने 2000 के चुनाव के बाद के प्रधानों को देखा, अफसोस इस बात का कि उनको कभी भी पंचायत के बारे में गहन जानकारी नहीं दी गई। सेक्रेटरी साहब ने को ऊपर से फरमान कहीं से हुआ कि ये डाल दो गांव में, उन्होंने ये डाल दिया गांव में। प्रधान जी क्योंकि ज्यादातर अशिक्षित थे, तो ये साइन कर दो, साइन कर दिया। ना कोई कोरम, ना कोई मतलब कोरम तो भूल जाओ। अच्छा, कोरम का इम्पैक्ट ऐसा होता है, देखो एक बात आप लोग बोलो, ध्यान से रखिएगा। कोरम का इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, आपके अपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे बिल पास करना चाहती है राज्यसभा से, लेकिन कोरम नहीं था, तो वो नहीं कर पा रही थी, केवल अध्यादेश ला पा रही थी। उसका एक टाइम सर्कल है कि वो 6 महीना उसका फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कोरम ना होने के कारण कोई भी बिल पास जब राज्यसभा में नहीं हो पा रहा, तो सेम ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अगर कोरम नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि जो भी प्रोसीडिंग्स करी गई है वो प्रोसीडिंग हमारी इनलीगल हो गई। और रीजन क्या हुआ कि जब कोरम का जब डर बताया नहीं गया तो ग्राम सभा का कोई इंपैक्ट नहीं आया। ग्राम सभा को क्यों बनाया गया पूरे देश में? लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है कि चाहे जितनी भी पार्टियां हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें बैठते हैं। सेम राज्यसभा में जितने भी हमारे नामित या जीत के जो भी एक मैकेनिज्म है जो चुन के आते हैं वो अलग अलग पार्टी के हमारे मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है वो वहां पर बैठते हैं। सेम ग्राम सभा में क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ग्राम सभा के हैं वो गांव के मतदाता हैं जिन्होंने मत दिया। जितने भी गांव की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वही ग्राम सभा के सदस्य हैं। अगर ये बात बताई जाती शुरू से कि जब तक सदस्य नहीं बैठेंगे और बिल पास नहीं करेंगे बहुमत से, कोरम से, तो अगर ये बात बताई, अगर ये बात को लागू किया जाता, अगर इसको किसी तरह से इसको जमीन में उतारा जाता तो डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाता। फिर लोग जानते कि मेरी आवश्यकता क्या है। अरे रिदम के गांव को हम ले लें या दिशा के गांव को ले लें, मुझे नहीं पता दिशा गांव में रही है नहीं रही, लेकिन दिशा इसको दिल मतलब मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरा रहता है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जानता हूँ तुम जयपुर से हो या मध्य प्रदेश जहां से भी हो, क्योंकि मैंने एक दो बच्चों को सुना है इसलिए मुझे थोड़ा सा याद आ जाता है बच्चों को। और ये क्योंकि ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है एक मोनोपोली लेके बैठे हुए हैं, ज्ञान भाषण दे रहे हैं, मालूम चला लास्ट में साहब राम कौन है पता ही नहीं चला क्योंकि हम सो गए थे। तो मैं बीच बीच में किसी का भी नाम ले सकता हूँ, थोड़ा सावधान रहना और उसको बताना पड़ेगा मैं क्या पूछ रहा था। तो ये चाहे वो अंजना हो, चाहे मारूफ हो, चाहे सुजीत हो, ये एकदम अलर्ट रहें। ये मेरा थोड़ा सा तौर तरीका है। तो मैं किसी को भी बीच में पूछूंगा मैंने क्या पूछ रहा था। मैं जानता हूँ आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं। खैर, तो ये एक क्योंकि क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र आता कहां से? लोकतंत्र लोक से आता है। और लोग रहते कहां हैं? मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं। लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी परिभाषा किसी ने कहा है कि लोकतंत्र वो नहीं हो सकता कि जो 20 लोग ऊपर से दिल्ली से बैठ के तय करें। लोकतंत्र तब आएगा जब गांव के जो 20 लोग मिलकर तय करें, वो लोग अगर संवाद करेंगे तो लोकतंत्र निश्चित तौर से हमारे सामने आएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसीलिए ये ग्राम सभा, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसीलिए ग्राम सभा बनाया गया था कि ताकि किसी भी लाभार्थी का चयन, याद लिखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी लाभार्थी का चयन, बेनिफिशियरी का चयन वो ग्राम सभा की खुली बैठक में होगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में उसके दो बड़े, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। दिशा को पता है या सुजीत को पता है, अगर उसके अपने गांव में वो रहता है तो उसको पता है कि रमेश गरीब है, उसको आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक गांव के लोग तय करेंगे कि उनका पक्का मकान है, कच्चा मकान है। एक गांव के लोग तय करेंगे कि कितनी विधवा बहनें हैं। ये गांव के लोग तय करेंगे कि किसको हमें स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। एक गांव के लोग, क्योंकि गांव का लोग, एक गांव एक ऐसा होता है, छोटी इकाई है, सब एक दूसरे को जानते हैं। उनको पता है कि रमेश वास्तव में इंदिरा आवास का या प्रधानमंत्री आवास का हकदार है। रमेश क्या वास्तविकता में उसको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। रमेश वास्तविकता में कि राकेश से रमेश के घर के बीच में गड्ढा है, बहुत दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है, वहां खड़ंजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो समुदाय के बीच में जाके समुदाय तय करेगा कि हमारे डेवलपमेंट, और ये बात याद है और तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा टेस्ट में कि अगर समुदाय इन्वॉल्व नहीं है बेटा तो निश्चित तौर से मान लो आप कोई डेवलपमेंट की थ्योरी को एस्टेब्लिश आप जीपी लेवल पर नहीं उतार सकते। हो ये रहा है, हम जाते भी हैं गांव में तो हम बोलते हैं ये करा लो, ये लिंक रोड बना दो, इसको आवाज दे दो, इनको ये कर दो, ये गरीब लग रहा है। अरे भैया अंग्रेज चले गए हैं साहब,
गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। बुरा मत मानना, ये एक बड़ा सिस्टम बन गया है कि मिस्टर जॉन चले गए, मिस्टर गोविंदा आ गए। अब प्रॉब्लम ये है इस बात को लेके कि हम भी जब गांव में जाते हैं, जैसे हमारे भी, मैं आप लोगों को बेटा नहीं कह रहा, एक इन नॉर्मल चीजों में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने देखा, जो जिनको जैसे पॉलिसी, जैसे यूथ पॉलिसी फॉर एग्जांपल की बात करें, जब तक रिदम गांव में पहले क्या होता था, अगर तुम बचपन को देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या अनुभव है गांव का, रिश्तेदार तो होंगे, इतना तो है ही है, तो क्योंकि तुम तो सिटी ऑफ मैनचेस्टर, तुमने पहले बोल दिया, मैं डर गया, वो तो अंग्रेजी बोला करते थे कानपुर को। ये अलग बात है कि आज तो लाल इमली भी बंद हो गई वहां पर। कहने में अच्छा लगता है कि इलाहाबाद हमारा सेकंड ऑक्सफोर्ड था, लेकिन हमें पता है कि गोली बंदूक क्या चल रहा है वहां पर। तो चीजें बदलती रहती है। वो हंसने हंसाने के लिए कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मत लेना, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि आपकी हार्ड डिस्क इतनी, मतलब इतना ज्यादा जीबी भरा हुआ है, मैं कुछ सोचता हूँ कि डिलीट भी मरवा, मतलब साफ भी करूँ, ताकि मैं अपना इनपुट देता रहूँ चीजों को लेकर। खैर, तो जो तीसरी जो बात आती है कि आखिर किसी भी चीज का चयन करना है, चाहे किसी भी स्कीम में किसी भी लाभार्थी का चयन करना है, अगर गांव की खुली बैठक में हो गया, समुदाय ने तय कर दिया, तो याद रखना, आप झूठ बंद कमरे में बात कर सकते हैं, आप समुदाय में झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत का सदस्य ये कहता है कि राहुल बहुत गरीब है, और दूसरा ग्राम पंचायत का सदस्य कहता है कि रमेश बहुत गरीब है, लेकिन समुदाय कहता है कि बेकार की बात मत करो, राहुल तुम्हारा वोटर है, राहुल तुम्हारा वोटर है, रमेश बहुत गरीब है, उसके पास, बेचारे के पास में झोपड़ी पे बेचारे नीचे रहता है। पूरा समुदाय बोलेगा, बोलो गलत है या सही, तो पूरा समुदाय के सामने झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो फिर उसको रोज फेस करना है। राइट, ये था ग्राम सभा का महत्व, इसलिए बनाई गई थी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को नीचे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जब नीचे से बुनियाद अच्छी बनेगी, वही बिल्डिंग सीधी बनेगी। और बुनियाद अगर बंद कमरे में तय होगा कि कौन किसको आवास मिलेगा, किसको खड़ंजा मिलेगा, किसको मकान मिलेगा, तो ये वो लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा अभी जितना, मतलब पूरे देश में लगभग 5 लाख के आसपास हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 826 ब्लॉक हैं, एंड हमारा 58,164 ग्राम पंचायत। इतना स्ट्रक्चर, ये यूपी का एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में 60,000 में हमारे पास में 60 ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जो हम मॉडल के तौर पे आपको प्रस्तुत कर सकते। इसका मतलब है कि एक बड़ा गैप है जो 75 साल से उसको फिल नहीं कर पाया। ये एक इतना रिसर्च का विषय है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदल सकता है, रिदम तस्वीर बदल सकता है, अगर इस पे काम करने की, अगर इस पे फोकस करने की बात आती है। और क्योंकि याद रखना, अगर लोकतंत्र मजबूत होगा, भाईचारा पैदा होगा, तो जीपी लेवल से जो इन्वायरमेंट आएगा वही ऊपर तक आएगा। और अगर जो मिस्टर गांधी कहा करते थे कि अगर आपको डेवलपमेंट की पहचान करना है, डेवलपमेंट तो ये तो एक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस है, ये सतत चलन वाली एक प्रक्रिया है। मिस्टर गांधी कहा करते थे, अगर आपको देखना है कि आपके गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ, तो गांव के सबसे गरीब आदमी को देख लो, सबसे अंतिम आदमी को। अगर उसका विकास हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारा विकास का प्रयास सही चल रहा है। अगर उसका विकास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब विकास कुछ लोगों की जेब तक ही सीमित है। ये इसका एक पैमाना उन्होंने इस बात को कहा था। तो ये पंचायत क्यों है, मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पंचायत क्यों है, क्या सोच के हमारे मनीषियों ने बनाया था, कैसे। और मैं सबसे बड़ा रीजन मुझे इस बात का, जब मुझे तकलीफ होती है
ये बात तुम लोग कोड मत करना, क्योंकि तुम हमारे देश के बच्चे हो। जब फॉरेन से मैं यूनिवर्सिटी से बच्चे जब वो आए थे मेरे पास 2007 में पहली बार आए थे, मुझे आज भी याद है, तभी से कारवां शुरू हुआ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं, मुझे अच्छा पैसा मिलता था उसका, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पैसा पे करती थी। क्योंकि अमेरिका में क्या है, वो घंटों के हिसाब से डॉलर होता है कि पर घंटे कितना आपको मिलना है, तो मेरे को भी अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन एक घटना है उसमें, उसी को बता के मैं सीधे स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ। उन्होंने ये बात मुझसे कहा कि विवेक जी, मैं आपकी पंचायत में, मैं आपके बुनियादी सिस्टम पहले मुझे बताओ, आपका इतिहास में पंचायतें कब थी? क्योंकि हम ये अमेरिका में पढ़ाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भारत तो पंचायतों का ही देश रहा है। भारत की बुनियाद ही पंचायत से स्टार्ट हुआ है। भारत का जो हमारा न्याय का मार्ग था वो पंचायत के माध्यम से चलता था। बोले ये हमने पढ़ा है इस बात को लेके, और ये हमें आइडिया है, लेकिन आप हमें वो दिखाओ अपने, आज वो स्ट्रक्चर, और आज ही वो स्ट्रक्चर चल रहा है आपकी कंट्री में। तो हम ये जानना चाहते हैं वो स्ट्रक्चर आप इतने हजारों साल से कैसे चला रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम जानना चाहते हैं। तो मैं उन्हें गांव में लेके गया। अब उन्होंने पूछा सेक्रेटरी साहब से, अच्छा बताइए कि ग्राम पंचायत किसको कहते हैं और ग्राम सभा किसे कहते हैं? अब वो दंग ये रह गया कि सेक्रेटरी साहब थोता गना बाजे खाना, वो कुछ और बता रहे थे, वो कुछ और पूछ रहे थे, बल्कि हम हिंदी में उनको ट्रांसलेट करके बता रहे थे। और मेरी एक आदत है, मैं जबरदस्ती चादर ओढ़ता नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां जैसा काम करना है उसी भाषा के अंतर्गत अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको जानकारी है तो आप अपने तक रखिए, आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग करिए, हर बात के लिए मत करिए। तो मैंने उनको ये बताया इस बात को, मैंने कहा कि फिर थैंक्स फॉर गॉड कि उनके पास ट्रांसलेटर में ही था। तो जो सेक्रेटरी साहब बता रहे थे उसको मैं कुछ और बता रहा था, क्योंकि कंट्री की मामला था, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा लगता था नहीं यार, अपना कुछ भी कहो, दिस इज माई, हमारा पहचान तो भारत से ही है। हमारा कंट्री का हमारा मान बढ़ेगा, हमारा कंट्री का मान बढ़ेगा तो हमारा मान बढ़ेगा। हम हैं भाई, हमारा वतन है ये, मिट्टी हमारी है ये। हम चाहे अमेरिका में कमला हैरिस क्यों ना बन जाए, तब भी कहा जाएगा कि भारतीय मूल की महिला बनी उपराष्ट्रपति अमेरिका की। हम नासा में कितने भी साइंटिस्ट हैं, आज भी कहा जाता है 4000 साइंटिस्ट तो हिंदुस्तान के, या जो भी है। एनीवे, तो कंट्री मतलब जो हमारा मूल है, तो हमें अपने कंट्री इज अ फर्स्ट, इसमें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। हमारा देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं। मादरे वतन यही माटी है, इसी माटी से ही हमारा पहचान होगा। अगर ये देश का सिस्टम में कोई बात आएगा तो दुनिया बोलेगा, तो हर आदमी पे, चाहे आप केरल के रहो, चाहे अंडमान के रहो, चाहे आप जम्मू कश्मीर को, चाहे यूपी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, कोई नहीं कहता कि हमारा महाराष्ट्र से है या कर्नाटक से, सब इंडिया की टीम का वो करता है। तो वो भाव हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। मेरे मतलब, मैं जानता हूँ आप सबके मन में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भागवत और रामायण बीच में कराते रहना चाहिए ताकि भूल ना जाए। ये इसका एक दर्शन होता है कि जब पैसा आता है, रबी की फसल कटती है तो पैसा आता है, गेहूं कटता है, धान कटता है, तो उसी समय ज्यादा होती है, ताकि जब पैसा आए तो बुद्धि संतुलित बनी रहे। खैर, तो अगली बात आती है। तो ये जो उन लोगों ने बताया, तो बाद में प्रोफेसर डेविड ने मैं ये भूल गया कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो जो इंडिया वहां गए यूनिवर्सिटी अपनी, तो इंडियन छात्र से बोला, चाहिए हिंदी में क्या बोल रहे हैं। तो फिर डेविड ने मुझे फोन किया, हमें इतने अच्छे दोस्त है आज की डेट में, कहा यार तुम्हारा जो सबसे बड़ा ये लगा कि तुम अपने कंट्री के चीजों को लेके, लेकिन उसके बाद अभी भी रेगुलर आते हैं। मतलब क्या रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया, बल्कि किताब भी छपी है इंडिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो उन्होंने 7 पेज मेरे ऊपर लिखे हैं उस बुक्स में, जो छपी है वहां से, यूनिवर्सिटी से बुक से। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो ऐसी स्थिति पैदा इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था गांव, जो हम उनको बहुत बेहतर तरीके से, अब धीरे धीरे बने हैं, अब कुछ गांव बन रहे हैं, लेकिन जितना बनना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पंचायत के स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं।
एक, और दूसरा पंचायत क्यों बनी थी इसका स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पंचायत का मतलब प्रधान और प्रधान का मतलब सेक्रेटरी, और दोनों साइन करो और अपना काम करो। तो जो स्ट्रक्चर है पंचायत का, अब इस पे आते हैं। पंचायत का जो स्ट्रक्चर है उसमें मतलब वैसे अगर देखें तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक है ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मिडिल लेवल पर आपका है क्षेत्र पंचायत, एंड आपका अपर लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है आपका जिला पंचायत, चाहे इसको जिला परिषद बोलो, जिला पंचायत बोलो। मिडिल लेवल पे भी आपको पता है कि अलग अलग जनपद में अलग, जैसे बिहार में प्रखंड बोलेंगे, है ना। तो ब्लॉक तो ऑलरेडी वैसे सभी जानते ही हैं आमतौर से चीज़ों को लेके। और तीसरा नीचे तो ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत का मुखिया, जैसे यूपी में प्रधान बोलते हैं, गुजरात में सरपंच बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं, अंडमान में कैप्टन बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ का वो है, लेकिन चीज़ें यही है, मतलब स्ट्रक्चर यही है, क्योंकि जो 73 अमेंडमेंट का हिस्सा है। अब एक जो सबसे बड़ी बात आती है, हाँ, देश में जिस राज्य की जनसंख्या, ये टेक्निकल चीज है तो चाहे नोट भी कर लेना, ये जिस देश में जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर 2 टियर सिस्टम होगा, वहां 3 टियर सिस्टम नहीं होगा, वहां पर बीच की पंचायत नहीं होगी, वहां केवल जिला पंचायत होगी और ग्राम पंचायत। ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया। अब बात आती है कि फिर ग्राम पंचायत का रोल, मतलब रोल क्या है, चीजों को कैसे कैसे काम को करते हैं चीजों को लेकर। तो ग्राम पंचायत में 2 हैं, एक है मतलब ग्राम पंचायत में भी 2 बोलते, एक है ग्राम पंचायत और एक है ग्राम सभा। जो बात अंग्रेजों ने मुझसे पूछा था, मतलब मतलब मैं वो उन्हें अंग्रेजी बोलता हूँ आमतौर से, क्योंकि अरे बड़ा एक दिक्कत हो गई थी। एक गांव में गए तो उस गांव में, मलियाबाद के गांव था जलियामऊ, उसमें लेके गए तो पीछे एक लड़का हिंदी में बोला था, अंग्रेज आज आए हैं, इनको पीट लो आज, ये हमको बहुत गुलामी कराए थे। अरे हम घबरा गए, हमें तुरंत देखा हमने, अरे बाप रे बाप। बच्चों में भी हो सकता है सीरियल देखा हो उन्होंने, मंगल पांडे पिक्चर देखी हो तो कहीं हो सकता है, फिर वो तुरंत मैनेज किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो खैर मेरी भी एक ऐसी आदत है। तो अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था, क्योंकि उनका क्या आदत होती है ना, वो बिल्कुल वो चीज पूछना चाहते हैं कि जिससे सिस्टम बदलता है और बिगड़ता है। ग्राम पंचायत किसको कहते हैं, ये जरा आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को भी जाके गांव में, जब आप अभी रिसर्च पे आएंगे, काम करेंगे आपके बहुत सारे बच्चे, तो ग्राम पंचायत उसको कहते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड पर्सन, जो जिनको वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, और प्रधान, मुखिया, सरपंच, ये मिलके जो स्ट्रक्चर होता है 9 से 15 तक अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये जो होते हैं, जैसे नगर में पार्षद बोलते हैं और एक नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, सेम वैसे ही गांव में वार्ड मेंबर एंड पंचायत हेड, ये इलेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, इसको बोला जाता है सरकार। ये हमारे सरकार है। और जो हमारे ग्राम सभा है, वो मैंने पहले भी बोला था, गांव की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है। बहुत टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं इस बात को लेकर, और 90% मुकदमे केवल ग्राम सभा के चक्कर में है, तो लोग नहीं कर पाए, कोरम या चीजों को नहीं कर पाए, जिसमें सजा भी हुई है। तो ग्राम सभा मतलब गांव की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, जो मिलकर खुली बैठक करते हैं, ओपन असेंबली, उसे बोलते हैं हम ग्राम सभा। अब इसमें 2 चीजें आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको यूपी में काम करना है, तो जो पॉलिसी को आपको क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक कराने के लिए, इसको लीगल करने के लिए आपको इसको पास कराना पड़ेगा। भले ही आप प्लान बना दें, लेकिन उसको संवैधानिक ढांचा अगर बनाना है तो आपको इसको पास कराना पड़ेगा। सबसे पहले वो आपकी जो पॉलिसी है वो ग्राम सभा में जाएगी।
तो ग्राम सभा में जब जाएगी तो क्या होगा कि ग्राम सभा में यूपी में ऐसा है कि अगर वो ग्राम सभा की बैठक बुलानी है तो बिफोर 15 डेज नोटिस देना पड़ेगा, और राइटिंग में जाएगा नोटिस वार्ड मेंबर के पास में, राइटिंग में, कंपल्सरी है ये। एंड पब्लिक के लिए आपको जो प्रचार माध्यम होते हैं, डुगडुगी है, पब्लिक प्लेस पे चस्पा कर दिया, उसके माध्यम से हुआ। और जब बैठक होगी तो उस बैठक में कोरम होगा। कोरम वर्ड जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही लोकसभा में है, वही विधानसभा में है, वही उत्तर प्रदेश हर ग्राम सभा में है। ये कोरम है 1/5 यूपी में, हर स्टेट में अलग अलग है 1/5। लेकिन थंब रूल बना लो कि कोरम पहले मालूम कर लेना, चाहे बिहार में काम करना, चाहे झारखंड में काम करना, चाहे एमपी में काम करना, 1/5 कोरम। अगर 1/5 से कम सदस्य हस्ताक्षर करते हैं उस पर, तो वो बैठक अवैध मानी जाएगी। और यही प्रॉब्लम है कि 12,000 के आसपास केसेस जो हैं, मतलब ऐसे हो चीजें आई हैं कहीं कहीं हमें, और जिनमें सजा हो जाए, क्योंकि ये संविधान का पार्ट है, याद रखना। ये कोई किसी पंचायत का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल 243 एंड जो अमेंडमेंट है संविधान का 73 अमेंडमेंट, उसका ये हिस्सा है। मतलब ये भारत के संविधान का हिस्सा है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेट इसमें कोरम घटा बढ़ा सकता है, जैसे यूपी ने 1/5 कर रखा है, वही ग्राम पंचायत में भी कोरम है, क्योंकि जब आप उसकी कैबिनेट मोहर लगवाओगे, कैबिनेट है वो, जब मोहर लगवाओगे कैबिनेट, तो उसमें कोरम है 1/3। जब 1/3 कोरम लग जाएगा, तब आपकी पॉलिसी जो है अप्रूव्ड होगी, और वो एक संवैधानिक पॉलिसी उसके तौर पर होगी। और अगर ये चीजें ग्रास लेवल तक पहुंच जाए, जैसे राजस्थान ने अच्छा काम किया है, उसने जन सुनवाई एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट था राजस्थान का, क्योंकि मैं अभी बीच में राजस्थान, भीलवाड़ा, बहुत सारे जिले मैंने देखे हैं, मैंने काम भी किया है वहाँ पर, मैंने देखा है कुछ जगह में बहुत अच्छा काम किया है जन सुनवाई चीजों को लिए। मध्य प्रदेश ने भी खूब अच्छा काम किया है यहाँ पर चीजों को लेके जो है। हमारे भी यहाँ अब शुरू हो गया है। अब तो जब आप लोग आएंगे तो एक ग्राम पंचायत दिखाएंगे जहां पर हमारे यहाँ भी एक गांव में एयर कंडीशनर स्कूल है सरकारी, हर गांव में, उसमें हर कैमरा लगा हुआ है, हर खंबे पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, टेलीविजन लगा है, मॉनिटरिंग रूम बना है जहाँ पर पूरे गांव में लोग कहाँ से घुस रहा है सबका उसका डेटा आ रहा है चीज़ों को। ये गांव हमने ढूंढ लिया है, और एक गांव में तो हमने भी काम किया है, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमने काफ़ी चीज़ें, वो अब नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग जितना कर सकते हैं मदद, हम लोगों ने मदद किया उस चीज़ को बनाने के लिए। मतलब हमारा क्या है कि उस सिस्टम ने किया, हम हमारे जैसे कई सारे साथी थे जिन्होंने मिलकर वो किया। हमने एक आइडिया दिया था, आप कुछ इनोवेटिव करो। जैसे आपने देखा कि जो बातें हम कर रहे हैं 15वें वित्त की गाइडलाइंस में अब आ गया है, राइटिंग में आ गया। आप पढ़ना, 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना, मैं आपको भेजूंगा, आप वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो ताकि हम उसमें डालते रहें। तो उसमें हम आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और वो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पूरे इंडिया के लिए है, ना कि यूपी के लिए। तो उसमें है, आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाएं, आप वाईफाई पूरे गांव में फ्री में दें, आप अपने गांव में पार्क बनाएं, आप बच्चों के लिए झूले लगाएं, आप गांव के बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए एक पाथ बना दें, आप जिम बनाएं बुजुर्गों के लिए। वो सब अब आप अपने अपने गांव में पूरे इंडिया में कर सकते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में इस बात को एकदम साफ शब्दों में मेंशन किया है, ये मेरे सामने है, सरकार का, भारत सरकार का। तो ये हो गया। तो स्ट्रक्चर तो आपने ये मोटा मोटा। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज है जो नोट करिएगा, 6 समितियां होती हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगी आपको, हर राज्य में 6 समितियां। 6 समिति कौन कौन सी है ये नोट कर लीजिए। नंबर 1 ग्राम प्रशासनिक समिति, नंबर 2
ग्राम नियोजन एवं विकास समिति, नंबर 3 ग्राम शिक्षा समिति, नंबर 4 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, नंबर 5 ग्राम जल प्रबंधन समिति, वाटर मैनेजमेंट कमेटी, एंड लास्ट जो है, जो धारा 29 में इसका प्रोविजन भी दिया है, वो है ग्राम निर्माण एवं कार्य समिति। इनमें जो शुरू की जो 3 समितियां हैं, ग्राम प्रशासनिक समिति, ग्राम नियोजन एवं विकास समिति और ग्राम शिक्षा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष वो हैं, वो हमेशा प्रधान रहेगा अध्यक्ष, और 6 सदस्य रहेंगे। और जो नीचे की 3 समितियां हैं, इन तीनों समिति में अध्यक्ष आपका गांव का जो भी कोई वार्ड मेंबर है, वो कोई भी उसका अध्यक्ष बन सकता है, वो आपस में इलेक्शन से तय होता है, और 6 सदस्य हैं। अब मुद्दा ये है, देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत डिजाइन किया था जो जब 73 अमेंडमेंट हुआ था। आप देखिए गांव में पीडब्ल्यूडी है, मतलब निर्माण एवं कार्य समिति, यही तो रोल है उसका, कि जो हमारा टेक्निकल वर्क हो रहा है उसको उस पर नजर रखना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। सेकंड, एक जैसे क्राइसिस आया कोरोना का, तो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जीपी लेवल पर होना चाहिए। उसके लिए यूपी में हर रेवेन्यू रिलीज बाई 10,000 रुपए मिलता है। तो ये इस कमेटी का रोल ये है कि गांव में जैसे मच्छर से बहुत ज्यादा बीमारी होती है, तो एक फॉग मशीन हो जो बरसाती समय पे हमारा बीच बीच में इसको छिड़काव करे। डीटीटी का जो आता है वो जो है नालियों में डाले ताकि मच्छर ना पनप पाए। तीसरा, सोडियम क्लोराइड को डलवाएं ताकि कोरोना से हम बचत कर सकें। तो इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान के लिए आपके पास में फंड है, लेकिन प्लान नहीं है। हाउ कैन मेक, कैसे बनाए प्लान, ये पता नहीं है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि हम खर्चा कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि अपने मैदान का विकास कर दीजिए। भाई जियो में तो खाली विकास वर्ड लिखा होगा ना, डेवलपमेंट का एक, अब आप मैदान, अब आमतौर से तुम अगर ये बात करोगे एडियो वीडियो से, क्या कहेगा यार विकास का मतलब है ये मिट्टी से बराबर कर दो। नो, नेवर। विकास का मतलब है कि ग्राउंड तैयार करो, उसकी बाउंड्री वाल बनाओ, उसमें जो इक्विपमेंट चाहिए आप इक्विपमेंट खरीदिए, आप जो आवश्यकता के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन करिए। तो वो उनको भरोसा नहीं है, वो डेवलपमेंट को समझ नहीं पाते। और यही कारण है कि 75 साल में अभी भी हम, मतलब जो हमें जितना बढ़ना चाहिए था उतना हम नहीं बढ़ पाए, क्योंकि लोगों में काम करने का, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, हर प्रधान चाहता है उसका गांव अच्छा बने, हर वार्ड मेंबर चाहता है, लेकिन उसको कैसे करें। क्या कहीं हमसे फाइनेंशियल गलती तो ना हो जाए, कहीं जेल चले जाए। इसलिए वो क्या करता है कि जो पुराने वाले ने कहा उसी ने कह दिया, आई ना वही, जो पुराना कहे वही सही। एग्जैक्टली जो इनोवेशन होता है, जो वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमारे पास वाइडर क्षेत्र है कि हम डेवलपमेंट का मतलब हम क्या समझ सकते हैं। तो जिस दिन अगर उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि नहीं नहीं आप संवैधानिक व्यक्ति हैं और आप उस चीज को ग्राम सभा से पास करा लीजिए, तो आपका कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये गांव की असेंबली ने पास किया तो उसको तो करना ही पड़ेगा, जो आपको अधिकार मिला हुआ, जो आपके अधिकार राज्य सरकार ने दिए हैं। तो 276 या हम देखें जो हमारे 29 विभागों का जो है, तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें असेंबली में ले लिया तो क्या हो गया, लीगल हो गया, संवैधानिक हो गया, व्यक्तिगत नहीं। तो लेकिन जो सरकार ने हमको अधिकार दिया वही। तो ये बात, इसलिए फिर नंबर 1 तो मैंने बोला कि मेडिकल का है। तीसरे नंबर पे आते हैं कि जल प्रबंधन समिति कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा कंट्री, पूरे दुनिया में जो पीने का पानी है वो 2.4% बचा है। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि
पूरे दुनिया में जो पीने का पानी, क्योंकि मैं वाटर का ही एक्सपर्ट हूँ, मैं वाटर ही पढ़ाता हूँ, और वाटर में मैंने अब कहने इमेजिन 2.4% तो पूरे वर्ल्ड के लिए। फिर हिंदुस्तान में भाई 240 के आसपास ऐसे 193 तो जो यूएनओ से मान्यता प्राप्त है, बाकी बहुत छोटे मोटे देश हैं जिनको अभी मान्यता नहीं है, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो आई थिंक 240 के आसपास में है पूरे वर्ल्ड में। अब पूरे दुनिया में अब आप बताइए कि 7 अरब के आसपास पॉपुलेशन है, 17 से 18% के बीच में 1 अरब 35 करोड़ के साथ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन का 17 से 18% हमारे पास में है। 240 मुल्कों में जब बंटवारा होगा, भाइयों में बंटवारा होगा, तो हमारे पास में पानी कितना आएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इन टोटल पानी का अगर 100% माने 2.4% को, तो ओनली फॉर 1.4% पानी हमारे पास में है, 1% के आसपास में। कितनी क्राइसिस, मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर का बात है। इसीलिए जो जल प्रबंधन समिति, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वाटर मैनेजमेंट कमेटी, कि कितना हमारे गांव को कितना पानी चाहिए। वाटर बजट यही तो होता है कि हमारा पानी कितना चाहिए, कितना रिसोर्स अवेलेबल है, और कौन से नए रिसोर्स डेवलप करने। इतना पानी हमारे गांव में, अगर जैसे सरकार ने एक आपने भी पढ़ा होगा कि 1 पर्सन इज इक्वल टू 55 लीटर पर डे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। इंडिया में ये चल रहा है, पूरे पैन इंडिया। तो नंबर ऑफ द पर्सन कितना है? अगर गांव में 1000 आदमी है तो E1 रिक्वायर्ड कितना हो गया? 55 से अगर जोड़ेंगे, अगर 1000 आदमी है तो कितना हो गया? स्वाभाविक बात है, 55 जोड़ दीजिए। ये मेरे को लग रहा है कि कोई बीच में। सर 1 मिनट, विवेक तुम्हारा माइक म्यूट कर लो। नहीं, तो इसमें तो ये कहने का मतलब ये कि ये अगर ये गांव बनाए कि भैया मेरे गांव में 1000 आबादी है, 55 ये मेरे को 55,000 लीटर पानी पर डे चाहिए, वाटर बजट। तो वाटर में तो हमें इसके लिए स्रोत क्या है? हमें पानी कौन सा चाहिए? शुद्ध पानी चाहिए। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छा किया, उन्होंने जल जीवन मिशन को लॉन्च इसीलिए किया कि हर गांव में पानी की टंकी बने, और पानी की टंकी में अगले 30 साल का प्लानिंग भी हो कि अगर 30 साल के बाद जो आबादी का ग्राफ बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना पानी चाहिए। तो पहले प्रोविजन करने के लिए तो वो वाटर मैनेजमेंट कमेटी करे। फिर आता है आपका ग्राम शिक्षा समिति, एक आप एजुकेशन पॉलिसी बनाइए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ प्रधानों को, मैं एक कहता हूँ यार तुम कुछ करो ना करो, हर बच्चे को स्कूल में नामांकन करो, हर बच्चे को नामांकन करो। डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बढ़िया वो कहते थे, शिक्षित मतलब कहते हैं शिक्षित बनो। और देखिए शिक्षा से ही रिदम आप 30 तक पहुंचे। शिक्षा का ही दम है कि आप कल पता नहीं कहां पहुंचेंगे। और आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो शिक्षा के कारण, ये विवेक ओके विवेक प्लीज म्यूट योर माइक। मतलब अब लेकिन शिक्षा की पॉलिसी में गांव में क्या भाई, ये इसमें पैसा नहीं लगना है, हर गांव का बच्चे का नामांकन हो, ये प्रधान इंश्योर करे, ये पंचायत इंश्योर करे कि मेरे गांव का एक भी बच्चा जो है स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है या स्कूल में नामांकन नहीं है। मेरा एक भी बच्चा आंगनबाड़ी सेंटर में, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आंगनबाड़ी सेंटर ना जा रहा हो, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन के साथ में उसको मतलब प्ले ग्रुप स्कूल की तरह, ताकि वो स्कूल जाने से पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाए। तो ये काम किसका है? ये काम है हमारी ग्राम शिक्षा समिति का। लेकिन इसमें पता ही नहीं, आप देखोगे पूछने, जब तुम अभी गांव आ ही रहे हो, देखोगे तुम देखोगे पूछोगे तो शिक्षा समिति का मेंबर कौन है? हम कौन आया बता भैया। और एग्जैक्टली कि आपने कितनी बार मीटिंग किया, समिति का ये नोट कर लेना, समिति की पर मंथ मीटिंग, धारा 11 गांव में प्रोविजन है, पर मंथ मीटिंग अनिवार्य है, एक मीटिंग, ये 6 समितियों का। और इसमें एक
इसमें कोरम भी है, लिखिएगा, इसमें जो कोरम है, इसमें फिक्स कोरम है वो है 4, लिखिएगा 4 सदस्य के कोरम अनिवार्य है इसमें, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है ना। फिर आता है ग्राम नियोजन एवं विकास समिति। मैं ये बात थोड़ा उल्टा लेके चल रहा हूं। द नियोजन, द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ये इतना बड़ा चीज है, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा एक नया चीज आ गया है, जीपीडीपी 2015 के बाद से, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। कौन बनाएगा? अगर जीपीडीपी के आप 10 स्टेज देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि इसकी प्लानिंग तो नियोजन एवं विकास समिति बनाएगी, ये ड्राफ्ट बनाएगी, वही ग्राम सभा में जाएगा। तो प्लानिंग का मतलब ये पूरे गांव का एक होलिस्टिक अगर डेवलपमेंट करना है तो उसका प्लानिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि पानी की टंकी सफल क्यों नहीं गांव में हो पाती, क्योंकि पानी की टंकी का जो जगह चाहिए होता है वो गांव का सबसे ऊंचा स्थान चाहिए होता है, क्योंकि उसको फ्लो मेंटेन करना पड़ता है एक आखिरी आदमी के घर तक जाने के। तो जो सिलेक्शन ऑफ जो प्लेस है जो पानी की टंकी के लिए, वो नियोजन एवं विकास समिति, ये इनको डिजाइन होना चाहिए कि यहाँ पे पानी का टंका हो, यहाँ पर स्कूल होना चाहिए। अगर स्कूल है तो पानी बरसात में भर जाता है तो हमें यहाँ पे नाला निकालना चाहिए ताकि स्कूल में पानी ना भर पाए। तो ये जो जितनी तीसरी बात है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में कौन सा पैसा लग रहा है? हर बच्चे का वैक्सीनेशन हो रहा है, ये पर मंथ मीटिंग में तय हो। अच्छा किसके घर का रह गया, फिर पंचायत जाए उनके घर पे, समझाए इस बात को। जैसे कोरोना वैक्सीन में कई गांव के लोग मना कर रहे हैं, तो पंचायत के पहले मुखिया लगवाए, वार्ड मेंबर लगाए, फिर वो जाके गांव में करे। मेरे को कुछ नहीं हो, क्योंकि गलत चीजों का कहते हैं रिदम तुमने इतना देर तक सुना, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तुम एक गाली दे दो तो ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये पूरे घर घर तक खबर हो जाएगी रिदम बहुत गलत बोलता है, गाली देता है। रिदम ने जो अच्छे विचार रखे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि गलत चीजों का प्रसार ज्यादा होता है, सही चीजों का प्रसार कम होता है। लेकिन मैं उसको ऐसे मानता हूँ, मनुष्य का बच्चा और जानवर का बच्चा, जानवर का बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है और मनुष्य का बच्चे को 9-10 महीना लगता है खड़े होने में। इसीलिए वो पूरी जो मैकेनिज्म को चलाता है चीजों को लेकर। तो ये एक सिंपल है कि थोड़ा थोड़ा सा जो बढ़ते हैं उसको प्रोसेस। तो नियोजन एवं विकास समिति का ये रोल है। फिर आती है ग्राम प्रशासनिक समिति। यूपी में बड़ा प्रॉब्लम है इससे, एकदम आपके बहुत रिश्तेदार बताएंगे, सब लेखपाल सुनता नहीं है, सेक्रेटरी आता नहीं है, एएनएम बहन जी का पता नहीं है, पशुपालन वाला वैक्सीनेशन करता नहीं है, टीचर गांव में स्कूल में आता नहीं है, हम प्रधान क्या करें। मेरे पास सबसे ज्यादा प्रश्न ये आते हैं। कल भी आ रहा था एक प्रधान जी बोले कि सर मैं क्या करूं, मैंने तो बोला एएनएम बहन जी को, वो आई नहीं। तो मैंने कहा आप, यही तो बात है। अब वो पिछली बार, मतलब वो पिछली भी इस बार प्रधान थे। मैंने कहा प्रभु आपने परिशिष्ट 11 पढ़ा ही नहीं, जहां पर आपको भाई मुख्यमंत्री जी को अगर, या प्रधानमंत्री जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी है तो मुख्यमंत्री है, या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, और गवर्नमेंट ऑफ जीपी है तो आप प्रधान है या मुखिया या सरपंच है। तो वो आप तभी ला पाएंगे जब आपको नॉलेज होगा, आपको पता है आपके कौन से अधिकार है, कानून ने आपको कौन सी ताकत संविधान में दे रखा है। तो मैंने उनको फिर बात की, मैंने कहा कि साहब आपकी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आपने ग्राम प्रशासनिक समिति की बैठक ही नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ही है प्रशासनिक, मतलब प्रशासनिक नियंत्रण करना है। कितने भी लाइन डिपार्टमेंट जो आपको सरकार ने दिए हैं कि वो आपके जीपी लेवल पर, मतलब ये तो वही हो गया कि सीएम की चीफ सेक्रेटरी सुन ही नहीं रहा, या प्रमुख सचिव पंचायत राज सुन ही नहीं रहा, प्रधानमंत्री की कैबिनेट सचिव सुन ही नहीं रहा, या सचिव जल शक्ति या सचिव सहकारिता सुन ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए तो वो प्रशासनिक समिति का चेयरमैन है। तो मैंने कहा उस चीज को, लेकिन वो पंचायत में थोड़ा अलग किया गया है। पंचायत में प्रधान को ये ताकत नहीं दी गई है, पंचायत में ग्राम पंचायत को ताकत दी गई है। पंचायत पास करे, क्योंकि प्रधान हो सकता है कि अब पैसा, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके दिमाग में कुछ हो कि दबाएं तो पैसा कमाएं, ये भी हो सकता है, विचार आ सकते हैं। तो उसमें सरकार ने डेमोक्रेटिक किया है कि ना, ग्राम पंचायत अगर कोई निर्णय पास करती है तब डिपार्टमेंट को विद इन द 7 डेज जवाब देना पड़ेगा। ये प्रोसेस 19 में इसका उल्लेख है। तो ये तो इसीलिए ग्राम प्रशासनिक समिति बनी।
तो मतलब आप सोचिए कितना खूबसूरत डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए बना है। लेकिन सच में मुझे नहीं लगता कि इतने बारे में लोग कोई बखूबी जानते हैं इस बात के लिए, और समिति तो भूल ही जाइए। तो ये हमारे ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट में जो बात है कि गांव का महत्व, तो मैंने बता ही दिया आपको कि जितने भी आपको लाभार्थी का चयन करना है, 1 मिनट, मैं एक ट्रेनिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा। जितना आपको लाभार्थी ने जितना आपको बता दिया, मतलब जितने भी लाभार्थी का चयन होना है वो ग्राम सभा की खुली बैठक होना है, इसके बाद सोचना ही नहीं आपको। फिर ग्राम सभा बताएगी कि इसका जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास में काफी अखबारों में दे रहे हैं कि गलत लोगों का चयन हो गया जिनके पक्के मकान थे। अब ग्राम सभा में जब जाओगे तो उसमें तो उसका क्राइटेरिया है कि कच्ची दीवार होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, कच्ची दीवार, बात क्लियर हो गया, सही आदमी को मिल जाएगा। तो अभी क्या, अब जांच हो रहा है। यही अगर ग्राम सभा में सही अगर आप करा लेते तो आपके पास में एक लीगल वैल्यूज होती, और आपकी गांव में समुदाय में आपकी जो है समुदाय में आपका जो है वो आपका एक इमेज बिल्डअप होता है। तो ये जितने भी लाभार्थी का चयन, जितने भी गांव की प्लानिंग, और गांव में रोड, जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि अब मैं एक फॉर एग्जांपल यही है गांव का महत्व, ग्रामीण को पंचायत का महत्व है। फॉर एग्जांपल कि आपके गांव में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपके गांव में अगर मान लो 10 रुपए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको गांव से अपने लिंक रोड तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए। अगर लिंक रोड तक पहुंचेंगे तो आप रोज सब्जी बेचाएंगे, रोज दूध बेचाएंगे, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वो जो प्रायोरिटी तय करना है ये ग्राम सभा करेगी, ये गांव के लोग तय करेंगे, तो बगैर गांव के समाज के। और लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा बैठक में आते नहीं, क्योंकि उनको पता, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो प्रधान जी करेंगे वही होगा। उनको पता ही नहीं है, ताकत उनके हाथ में, प्रधान जी के हाथ में नहीं है। तो ये पार्टिसिपेशन कम हो गया, और ये बात छुपाई गई है, ये छुपाए ताकि उनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं दिया जाए कि वो अपना हक मांगे। और जिन राज्यों ने हक मांगा है, चाहे केरला हो, बहुत अच्छी पंचायतें हैं वहां पर है। आपका देखिए गुजरात में देखिए पंसुरी हिमांशु पटेल का देख लीजिए, हेवड़े बाजार महाराष्ट्र का देख लीजिए कि पोपर भाई पाटिल ने देखिए कितना वाटर लेवल, कहाँ जो 90 फुट था वो आज 10 फुट पे है। तो ऐसा नहीं तो ये, लेकिन वो कर तभी पाए जब समुदाय लगा, तो अंत में वही आते हैं। इसलिए आपका जितना भी MSW होगा वो समुदाय बेस्ड होगा, इसलिए तो ये पंचायत का यही स्ट्रक्चर है। देखो सबसे बड़ी बात पंचायत क्यों है वो मैंने बताया, पूरा दुनिया हिली हुई है, पंचायत का स्ट्रक्चर ये है, और पंचायत में गांव का महत्व, गांव के लोगों का ये महत्व है। अब आप क्वेश्चन आवर में आ जाइए, क्योंकि अब हमारा वक्त भी हो रहा है, कि मेरा भी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी एक मीटिंग चल रही है भारत सरकार में, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर भरत लाल जी हैं, मेरे को अभी वहाँ ज्वाइन भी करना है, क्योंकि मैं नोडल भी हूँ उसका की रिसोर्स सेंटर का, तो मुझे उधर भी जाना है। मतलब अभी मेरे पास आधा घंटा है, तो अब आपको रिदम, अगर आपको, आई होप कि मैं जितना मेरा बुद्धि है, जितना मैं बता सकता हूँ अकॉर्डिंग जो है मैंने उतना आपको बताया। मेरे को भी बहुत कुछ बताना है, लेकिन क्योंकि टाइम एक फ्रेम होता है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर से अपने देश के लोकतंत्र को, अपने देश की पंचायत को, और देश के अंतिम आदमी की चेहरे में मुस्कुराहट लाने में हम लोग एक पत्थर, मतलब पूरी रोड में एक पत्थर बनने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ज्ञानवर्धक था सर। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है पहला कि कभी कभी क्या समितिज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है? जैसे कोई चीज, जैसे एक समिति के पास है, जैसे आपने बताया कि नियोजन वाली, ये हाँ नियोजन एवं विकास समिति, हाँ सर, निर्माण वाली है और विकास समिति है, इन दोनों में जैसे सर कोई ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए किसी चीज को लेके, कि दोनों के पास एक कॉमन इंटरेस्ट को लेके? नहीं, देखिए बहुत अलग अलग चीज है। जैसे नियोजन का काम है प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन को देखने का काम है निर्माण एवं कार्य समिति का, कि क्वालिटी इंश्योर हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, इसमें एक और भी पावर है, मतलब मैं GPDP में किसी दिन एक दिन और रखना, तो और चीजें एकदम GPDP पैन इंडिया कैसे उसको उतारते हैं, क्योंकि अंत में आज से 2 साल 3 साल के बाद देखना रिदम, इस कंट्री में
GPDP ही चलेगी। जितनी भी स्कीम है आपका, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है, उनका कन्वर्जन होगा उनकी स्कीम्स का, और वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में उतरेंगे तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो वो आगे 4-5 साल जो हो रहा है वो हो सकता है आप बच्चे जब भी अपने अपने क्षेत्र में कम से कम छोटा छोटा 1-2 गाँव को गोद लेके या उसमें इंटरवेन करके हो सकता है कि आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं असुविधा हो कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप विवेक, मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी चैट में नंबर डाल भी दूंगा। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप बेहिचक मुझसे पूछिए। मैं बस रात में 11 बजे से और सुबह 6 बजे तक छोड़ देना, वो मेरी पत्नी और बच्चों का टाइम है, वरना मैं भी घर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। तो ओके, प्लीज guys, you have any questions? It's open. Please go ahead. Yes, sir. Excuse me, sir. हेलो जी हाँ अनुरोध बोलिए जी। सर, अभी सर आपने बताया सर प्रधानमंत्री आवास योजना, सर इसमें सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर जहाँ तक मुझे समझ में आती है सर, इसमें जो भी प्रधान या फिर गांव के जो सरपंच होते हैं वो अपने पर्सनल सबसे ज्यादा अगर किसी से पर्सनल इश्यूज है तो वो उस पर निकालते हैं। और सर मतलब जो भी ये जब स्कीम का जो लाभ है सर वो अपने सिर्फ रिलेटिव या फिर जान पहचान, जैसे गाँव में किसी के पास सब कुछ है, कार है, बसें हैं, ट्रकें हैं उनके पास, बट सर उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, बाकी जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसकी प्रोसेसिंग में भी सर आप मतलब ग्राउंड लेवल किसी से भी बात करेंगे हम कि उनको कहीं ना कहीं अगर अप्रूवल लेने के लिए पैसे देने पड़े, ये देने पड़े, बहुत सारी चीजें सर, ये कैसे रिमूव हो सकती है? अनिरुद्ध बेटा बहुत इजी है ये, क्योंकि अभी मेरे किसी बच्चे ने बड़ी सफलता पाई है। क्योंकि मैं बहुत बच्चों से जैसे अब वो भी एक चांस की बात है। देखो एक बात बेटा, अगर जिस दिन गांव के लाभार्थी को ये मालूम चल जाएगा जैसे कि प्रधानमंत्री आवास किसको मिल सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर वो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में वो आता है, यस सर, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से दूर हो जाएगी, क्योंकि आप उस फार्म को खुद भी भर सकते हैं। दूसरी बात, जो ऐसा मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूं, अभी यूपी में जांच कराई गई है, कम से कम मुझे संख्या तो पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, हजारों में मकान जो है निरस्त हो रहे हैं, जिनको और कुछ को जेल भी हो जा, मतलब कुल लोगों को, क्योंकि सर मेरा घर जो है यूपी से पास ही में है। अनुरोध एक मिनट, मैं पूरी तरह बात कर लूं, एक मिनट। मैं बेटा ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी जैसे जैसे गांव में लोगों को, जैसे आप लोग जैसे अलग अलग लोग गए ट्रेनिंग में, जब चीजों को बताया गया और लोगों ने क्या किया कि फिर जब आपको मालूम चल गया कि मुझे मिल सकता है, इसको नहीं मिल सकता, तो उसमें सरकार ने, इसलिए तुम देखा होगा 2-3 बार खोला है इसको। और अभी भी जो नया जो आया है कि अभी भी 4-5 लाख, जैसे यूपी का देखें तो अभी भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है इस बात को लेके कि हम जो है ये मकान देंगे चीजों को लेके। तो ये बात सच है। देखो, लोग कुछ गलत हो जाता है तो उसको जब सूचना होती है तो उनको सजा होती है। अनिरुद्ध, अब आप बताइए जी, आप कुछ कह रहे हैं। सर एक्चुअली सर मेरा ननिहाल यूपी से ही है और यूपी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर पे ही है। तो अभी सर वहाँ पे चुनाव हुए हैं प्रधान के, तो सर वहाँ भी सर वही सारी चीजें हैं सर, ये सारी चीजें प्रॉब्लम सर बहुत सारी है कि आप चुनाव कंटिन्यू, मतलब किसी मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास आज से 50 सालों से कंटिन्यू उनके पास प्रधानी है, बट काम के नाम पे भी पूछो बोलेंगे ये वाली जमीन हमको इस बार प्रधानी में अपने नाम पे करवानी है, अपने परिवार के नाम पे करवानी है, ऐसी चीजें करते हैं सर। जो सर गवर्नमेंट लैंड्स होती है या फिर विवादित होती है तो उनको अपने उस पे करने की कोशिश करते हैं ये लोग। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट लैंड को कभी भी वो भले कब्जा भले कर लें कुछ समय के लिए, लेकिन गवर्नमेंट लैंड कभी भी उनको, जैसे पट्टा ही होता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पट्टा मिलता है भूमिहीन को, पट्टा मिलता है भूमिहीन को। और पट्टा में भी क्या होता है कि ग्राम पंचायत का जो भूमि प्रबंधन समिति है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, वो प्रपोजल देती है और उसमें भी ग्राम पंचायत के सदस्य उसमें मेंबर होते हैं। उसमें 50% कोरम होता है, उसमें कोरम 50% का है।
और वो प्रपोजल जब जाता है आपको बाया लेखपाल होते हुए एसडीएम को, और एसडीएम जो है वो उसको अकॉर्डिंग देखता है चीजों को। अगर कोई गलत है तो आप मतलब अगर कोई गलत है तो अगर आप उसकी शिकायत जिला प्रशासनिक समिति के कलेक्टर साहब को अगर गांव के लोग करते हैं तो निश्चित तौर से उसमें वो निरस्त भी हो जाता है। और उसमें अगर कहीं सिद्ध हो गया तो आपने सुना होगा ग्राम प्रधान को हटाया कैसे जाता है। ग्राम प्रधान को हटाने के 2-3 बड़े कारण हैं। एक चीजें हैं जो पब्लिक के हाथ में, एक लगातार ग्राम पंचायत की बैठक में भाग ना ले 3 बार लगातार। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इलेक्टेड होने का मतलब ये नहीं कि आप अमर हो गए, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है गांव के लोगों को कि अगर लगातार 3 महीने अगर उसने ग्राम प्रधान ने बैठक में भाग नहीं लिया तो ग्राम पंचायत को नियम 95 झा में ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि उसके गांव के कामों में कोई रुचि नहीं। मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। हेलो, सॉरी। यस सर, यस सर। नेटवर्क आई थिंक कुछ हो गया ऐसा, तो मैं समझ मेरा ये मानना है कि मतलब ये निजी विचार है, अगर लोग को आप जानकारी दे दें, वही गांव में बदलाव आ रहा है जहां पर सूचना आम आदमी तक पहुंच गई है। तो ये मेरा मानना है। और ये जहां मैंने, क्योंकि मैं आपको यूपी में कुछ गांव दिखा भी सकता हूं कि जिन प्रधानों ने वास्तव में पिछले बार, प्रधान नहीं, आम आदमी ने, जिन्होंने मुद्दों पे ट्रेनिंग लिया, जीता, और आज वो प्रधान है। शाहजहांपुर में मेरे पास 2 ऐसे प्रधान जीत के आए जिन्होंने संघर्ष किया, चीजों को लिया और जीता। तो वो कहने का वही है कि जो नॉलेज छुपा के रखा गया है, बांध के रखा गया है, जिन्होंने नॉलेज को डीपी लेवल तक, आखिरी आदमी तक पहुंचाए, उस गांव में परिवर्तन हुआ है और ये आगे भी होगा। जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली अभी फील्ड वर्क चल रहा है, महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर सर क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से वहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग ही नहीं हुई है। तो सर उसके वजह से भी डिसीजन मेकिंग वगैरह सब चीजों पे इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक जैसे पार्लियामेंट का मीटिंग नहीं हो रहा है, जैसे सेशन नहीं आ रहा है, असेंबली में वैसा ही हो रहा है, सेम यही हो रहा है यहाँ पर भी। डिसीजन मेकिंग में वहाँ पर सर एक इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ पे एक चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम पूरा मिसिंग है अभी 1-1.5 साल में पूरा। सो सर उसको हम कैसे फिल कर सकते हो, या उसके लिए? अच्छा, असल में देखिए, ये तो बहुत बड़ा त्रासदी आई है, पूरे दुनिया में आई है, और आप भी जानते हैं कि पब्लिक गैदरिंग से ये और प्रसार होता है। महाराष्ट्र ने झेला भी है, आपने देखा भी है बहुत ज्यादा चीजों को लेकर। और ऐसे जैसे ये वैसे ही है जैसे अचानक कोई कंट्री युद्ध छेड़ दे। जैसे 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो पंचायत के चुनाव होने थे, नहीं हो पाया। अब जब नेशनल डिजास्टर है तो उसको आपको थोड़ा सा मतलब अब चीजें बदल रही। जैसे अभी तक यूपी में भी था, लेकिन अभी इस महीने से यूपी ने शुरू कर दिया है
तो महाराष्ट्र में भी अब बहुत कंट्रोल हो गया है, आई होप कि शुरू हो जाए। Okay, वो sir. दौर को तो आपको, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपदा लगा हुआ है तो उसमें तो साफ साफ नियम है, अगर राष्ट्रीय बराबर. आपदा लगी है तब उसमें Yes. काम करने का, अभी केवल कोरोना से बचाव का ही बात पे सारा लोगों को काम करने का दिया। Okay, sir. और उसमें एक नियम ये है जरूर कि उसमें जब नेशनल डिजास्टर लगा होता है तब आपने देखा होगा उसमें कुछ अधिकार होते हैं वो डायरेक्ट पंचायत को दिए जाते हैं कि आप चाहे, जैसे देखा होगा मेडिकल के लिए, थर्मामीटर के लिए, ऑक्सीमीटर्स के लिए आपको सीधे खरीदने का अधिकार, क्योंकि ये राज्य को पावर है। राज्य अगर राइटिंग में दे देगा कि पंचायत का प्रधान ही, मुखिया ही Okay, अगर sir. करना ये काम कर सकता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं। ओके सर. एंड सर और एक क्वेश्चन था कि अभी महाराष्ट्र में पहले लास्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे सरपंच के पोस्ट के लिए, बट अभी इस टाइम पे भी नया गवर्नमेंट आया, उन्होंने चेंज कर दिया. सो सर एक ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, लाइक सरपंच क्या मतलब बेनिफिट? जीपी लेवल की बात होती है ना? हाँ, ग्राम पंचायत लेवल पर जो मुखिया होता है, प्रधान जो होता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं. देखिए अलग अलग राज्यों के वैसे तो अलग अलग तरीका। एक अभी सरपंच का चुनाव तो डायरेक्ट ही होता है, आपके डायरेक्ट नहीं है क्या? नहीं सर, लास्ट टाइम में हुआ था, बट अभी क्या है कि वार्ड मेंबर सिलेक्ट हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चूज करेंगे एक सरपंच. वो स्टेट के पास पावर है, 11वीं अनुसूची में आया ना संविधान यस सर. की, तो स्टेट के पास पावर है, तो वो सिलेक्शन कर सकता है चीजों को। हाँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अभी एक बीच में, मैं नाम नहीं लूंगा स्टेट का, एक स्टेट ने बोला कि हम जिला पंचायत का चुनाव डायरेक्ट कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद बोलते हैं आपके यहाँ, ठीक है? यस सर. लेकिन ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए आपको भारत के संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन लाना पड़ेगा। हाँ सर. क्योंकि फिर अगर जिला पंचायत अगर डायरेक्ट जनता से आया तो कहते हैं नेचुरल जस्टिस, जो चयन करता है वही उसका अंत भी करता है, होता नहीं कि जो अकॉर्डिंग, तो उसको इतनी सुप्रीम पावर हो जाएगा कि उसको कोई मतलब हिला नहीं पाएगा चीजों को लेके। तो उसमें इसीलिए वो संविधान, अगर संविधान पास कर देता है तो होगा ही होगा, लेकिन बट अभी वो संभव नहीं। बाद में वो जिन्होंने जितनी तेजी से कहा उतनी तेजी से वापस चला गया, वो समझ गया कि अरे, तो बाद में उनको पता है कि नहीं संविधान में ये प्रोविजन नहीं है इस बात को लेकर। ओके सर. और एक मैं ताकत भी बता देता हूँ लास्ट में। एक जिलाधिकारी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने ये पंचायती राज एक्ट का वायलेशन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर क्षेत्र पंचायत में अगर आप लाते हैं तो क्षेत्र पंचायत में क्या है कि अगर ब्लॉक प्रमुख का अगर आपने वो लिया, मतलब कि हटाने के लिए आपने, उन्होंने 2/3 या उस पर उन्होंने नोटिस दिया, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसको डीएम को देता है। तो डीएम साहब का जिम्मेदारी ये है कि उसको आपको 31 मतलब जो 30 दिन के अंतर्गत ही उनको निर्णय लेना पड़ता है कि ये सिग्नेचर सही है नहीं, जो 30 दिन में डिसीजन लेना पड़ता है। उन्होंने नहीं लिया था और उन्होंने उसको टाल दिया, तो उस पर हाई कोर्ट ने 8 पेज का जजमेंट दिया था कि भविष्य में इनको कभी कहीं का वो ना बनाया जाए। आप कल्पना करिए, क्योंकि ये व्यक्ति कानून एक्ट से भाई, आप एक्ट को अनुपालन कराने के लिए हैं, आप एक्ट नहीं बनाते, एक्ट तो कार्यपालिका में बनता है। ये समझना इसकी ताकत कितनी है, जितना अंदर जाओगे उतनी ताकत को महसूस करोगे। यस सर. राइट, प्लीज अगर किसी और हेलो हेलो Good afternoon, sir. So this is Deepthi Rutro. So, recently I've been to my field work in Jharkhand. तो सर वहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया था मेरे गांव में। क्या ग्राम प्रधान जो थे और गांव के जो वार्ड थे ना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था और उनके अंदर मतलब थोड़ा झिकझिक प्रॉब्लम चल रहा था। तो उसके वजह से ना लाइक किसी ने जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी चीज के लिए अगर एनलिस्ट किया है, तो इन दोनों के प्रॉब्लम के वजह से या फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के वजह से द अदर विलेजेस आर हैविंग टू सफर। तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है या फिर क्या कर सकते हैं, लाइक उनके प्रॉब्लम के वजह से बाकियों को ऐसे सफर ना करते? देखो बेटा, इसमें 2 चीजें हैं, मतलब कि झारखंड में भी जो थोड़ा बड़ा है स्ट्रक्चर, जैसे में, क्योंकि मैंने भी देखा है काके में, रांची में, काके में, बहुत जगह में, मतलब क्योंकि मेरा झारखंड का चार्ज भी रहा है मेरे पास में। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट तो हर घर में होता है,
लेकिन मुद्दा ये होता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करके जो हमारे सामाजिक कार्य हैं वो कैसे प्रभावित ना हो, यही बात है ना बेटा कृष्टि? हाँ सर, ये एक्चुअली यही प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक उनके लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के वजह से शायद प्रोसेस में टाइम लग जा रहा था, या फिर जो भी काम हो रहा था उसमें टाइम लग रहा था, या फिर नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो क्योंकि वो आपस में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो मुखिया वहाँ मुखिया का वार्ड मेंबर नहीं मान रहा है, जल सैया जो है वो मुखिया की नहीं सुन रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इसका देखो, इसका मेन चीजें वही है कि इसमें जब अगर आप उस गांव पंचायत में काम कर रहे हो तो उस ग्राम पंचायत में जैसे एक तो ये होता है कि हम बैठ के कोई बात को, बैठक वहां भी होती है, बैठ के हम उस बात को कोई उस पर विकल्प निकाल सकते हैं चीजों को लेकर, क्योंकि आखिर रीजन क्या है, आखिर ये जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर प्रधानमंत्री आवास है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी अपनी प्रॉब्लम क्या है, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या है। एज ए सोशल मतलब आप मोबिलाइजर वहां पे काम कर रहे हैं तो आप बैठ के भी इसका समाधान निकाल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लोकल में एक दूसरे की इतना ऐठन होता है कि इसकी बात तो मैं नहीं सुनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को चाहे मेरा लाखों का नुकसान हो जाए इस बात को लेके। लेकिन जब हम अगर बैठ के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका संतुलन जो है, चीजों को जो प्रॉब्लम है वो आप चार्ट आउट करेंगे तो निकल आएगा चीजों को लेकर, लेकिन ये आपसी संवाद से ही निकले। सर आशीष का एक क्वेश्चन है सर, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट हम लोग डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने मॉडल गांव के साथ में जो आप काम करने जा रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट ही आप डेवलपमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं। अगर आप यूथ पॉलिसी पे बनाने जा रहे हैं, आप जैसे कि आपने बोला कि आप जो है एग्रीकल्चर में आप जो कैसे इनकम जनरेट हो आगे बढ़ सकती हो तो उस पर आप काम करने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो जैसे ही आप लोग काम करने जा रहे हैं वैसे सारे साथी काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर सकते हैं इस बात को लेकर। हेलो जी सतीश जी बोलिए। यस सर। सर थैंक यू, बहुत अच्छा से सुन रहा सर, लेकिन सर मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। अभी फिलहाल अगर बाहर से आवाज आ रही होगी तो सॉरी, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि कई बार होता है ना कि ग्राम पंचायत की जब मीटिंग होती है तो उसमें सारा पावर तो वहाँ के पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है, जो कि सारे लोग जो उस गांव के मेंबर्स हैं, अल्टीमेट पावर उनके हाथ में होता है। तो ऐसा भी कई बार होता है कि अपोजिशन जो जीत नहीं पाया है इलेक्शन में तो वो पूरा लामबंदी के साथ उस पंचायत में आता है कई बार चीजों को हिंडर करने के लिए। हालांकि कई बार कुछ केस में से हम देखे हैं, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सर क्या इसमें पार्टी सिस्टम को इंक्लूड होना चाहिए क्या इस पंचायत इलेक्शन के टाइम में? पीआरआई में पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस होना चाहिए क्या? और सर एक और क्वेश्चन है कि सर कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज कर सकते हैं हम? जब भी इलेक्शन के प्रोसीजर को एंड कुछ भी हो तो कोर्ट में चैलेंज करने का से ऑलमोस्ट बार ही कर दिया गया है ऑलमोस्ट प्रोविजंस में, तो ऐसा क्यों है सर? नहीं सतीश, तो आपके 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि पंचायत के जो वार्ड मेंबर हैं पावर्स उनके हाथ में। सतीश सीधी सी बात है कि इसमें ये भी दिया है कि जब आप कोरम, मान लीजिए आपने पहली मीटिंग में आपने पास नहीं करने दिया, ठीक है, तो सेकेंड मीटिंग में सतीश क्या होता है कि अगर सरकार अपना काम को नहीं रोक सकती इस बात को लेके, तो सेकेंड मीटिंग में कोरम नहीं होता है। एक तो कोई एक आदमी पावरफुल नहीं हो सकता। अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि 2/3 जब सदस्य और प्रधान होते हैं तभी ग्राम पंचायत का अस्तित्व में आती है। आपने देखा भी होगा यूपी में भी 14,000 के आसपास ग्राम पंचायतें जो हैं जो शपथ नहीं ले पाई। उनका कारण था, तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम सदस्य ग्राम पंचायत हैं, हम शपथ नहीं लेंगे या चयन नहीं होगा तो प्रधान की प्रधानी चली जाएगी, ऐसा थोड़ी है। सेकेंड ऑप्शन है, आपका दोबारा चुनाव होगा, अब जब दोबारा चुन के सदस्य आएंगे तभी आपका शपथ होगा। और वैसे ही गांव में अगर आप काम में मतलब आप क्या करेंगे, आप ज्यादातर भाग नहीं लेंगे। जैसे हो सकता है कि वो ग्राम पंचायत की बैठक में सोच रहे कि हम एजेंडा पे साइन ही नहीं करेंगे, तो हम कह देंगे कि हमको सूचना नहीं मिली। तो उसके लिए सेकंड नियम भी है कि उनके दरवाजे पे चस्पा हो जाएगा, कोई भी 2 लोग जो है सिग्नेचर कर देंगे
तो उस अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत की बैठक होगी। और अगर भाग नहीं लेंगे तो सेकंड जो बैठक होगी, मतलब स्थगित बैठक होगी, उसमें अगर एक भी आदमी नहीं आएगा तब भी पंचायत जो है अपना काम करके आगे बढ़ जाएगी, चाहे वो ग्राम सभा हो चाहे वो ग्राम पंचायत। और तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जो पार्टी वाली बात है, ग्राम पंचायत स्तर पे पार्टी नहीं है, यूपी में तो नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन था कोर्ट वाला। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन था कोर्ट में इलेक्शन प्रोसीजर को चैलेंज करने वाला लास्ट क्वेश्चन। नहीं जाता है, कैसे नहीं जाता है? आप जैसे आप देखिए कि सबसे इलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, इनकेस अगर आपने माना कि आपकी जो काउंटिंग हुआ वो काउंटिंग गलत हुआ है सही हुआ, तो उसके लिए बाकायदा एक आपने देखा होगा कि 30 दिन के अंदर आपको उसका एक शिकायत का और तौर और तरीका है। तो आप 30 दिन में आप अप्लाई करेंगे, आप जस्टिफाइड होगा। अगर आप 30 दिन के बाद में अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अगले 226 में सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, इसमें तो कोई मनाही नहीं है इस बात को लेकर। और जाते भी हैं, कई सारे मुकदमे चल रहे हैं अभी, क्योंकि उसका एक टाइम होता है कोर्ट में जाने का, कि जैसे 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया, तो 30 दिन के ड्यूरेशन में वो अगर जो शिकायत है वो करेंगे और उस पर बाकायदा वो जब डिपार्टमेंट जो है उसको जवाब देगा। ऐसे बाराबंकी में मैं बता सकता हूँ, भगवानपुर ग्राम पंचायत में दे रखा है, आज की बात बता सकता हूँ मैं, जो सुनीता देवी जो प्रधान है उन्होंने दे रखा है। ओके सर, थैंक यू सर। सर अब आपको एक्चुअली मीटिंग का टाइम हो रहा है, तो एक सेशन बाद में अगर हुआ तो और कर लेंगे सर, ऐसा कोई अगर आपके पास टाइम रहेगा। आपको इतना परेशान करेंगे फिर सब लोग? हम परेशान, हमें बहुत खुशी होती है बेटा हमारा। देखिए ये सीधी बात है कि हम सबका लक्ष्य क्या है, अपने देश को के उत्थान में, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर हम स्ट्रॉन्ग करने में अगर हम अपना समय देते हैं तो ये हमारा भी जिम्मेदारी है। अगर हम जानते हैं, हम इसके जानकार हैं, तो हम जानकारी दे रहे हैं। और यही को लेके मॉडल गांव ने जो स्टार्टअप किया है इस बात को लेके, वो यही था। और ये गैप है, अगर 60 गांव नहीं बने हैं तो उसका कारण यही है कि ये गैप था। मॉडल गांव ने इसको सोचा समझा और इसको इस विंग को अपनी प्राथमिकता के आधार पर रखा। इसीलिए आप लोगों को उन्होंने गांव में काम करने का जो कहा जाता है कि अभी आप लोगों को करना है, और इसीलिए ये सब चीज़ों कर रहे हैं। उसमें मेरा जो भूमिका है वो मैं है। हाँ, मुझे पता है कि जीपीटीपी को लेके अभी एक आध क्लास और होंगे, तो वो हम लोग समय तय कर लेंगे, फिर हम दोबारा कर देंगे। आपको कैसा लगा ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलिए सर। हेलो सर, सर मैं सुजीत, मेरा एक क्वेश्चन था सर। मैं सुजीत बोल रहा हूँ रांची झारखंड से। हाँ सुजीत बोलिए। हाँ सर, आपने बोला था कि ग्राम सभा के मीटिंग से पहले 15 दिन पहले एक हैंड रिटन नोटिस जाता है और जो कोरम सदस्य होते हैं उनका सिग्नेचर जरूरी होता है। तो आपने कहा था कि वहां पे इसको लेके बहुत सारे केस है, तो सर वो किस तरीके के केस होते हैं अगर साइन ना हो और मीटिंग अरेंज ना हो टाइम पे? इस तरह के केस इस तरह के बेटा कि अभी तक क्या होता है कि जो कोरम का जो है ना, जो एजेंडा भेजते हैं लोग नहीं भेजते हैं। लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बस खाली पब्लिक प्लेस पर लगा दिया और उसके बाद में मीटिंग कर लिया। अब मीटिंग करने के बाद में उन्होंने जितना नाली खड़ंजा आवाज सबका जो है कि हमने इतना रुपया इसमें इतना जो भी बनाया, बजट बनाया, और उन्होंने क्या हुआ कि ग्राम सभा से उसको पास दिखा दिया। पास में क्या हुआ कि मुखिया ने और सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, पास हो गया। तो जो कोरम जो था वो कोरम पूरा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जो गांव के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसका राइट टू इंफॉर्मेशन में उसका प्रोसीडिंग निकलवा लिया, और निकलवाने के बाद में उन्होंने जिला में शिकायत किया, जिला ने उसको खारिज कर दिया मान लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि 226 में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर किया, और रिट में तो हाई कोर्ट ने क्या करा, तो हाई कोर्ट क्या करता है कि सबसे पहले एजेंडा रजिस्टर मांगता है, एक प्रोसीडिंग रजिस्टर मांगता है, 2 फिर तीसरा वो आपकी मतदाता सूची मंगाता है, फिर वो देखता है कि एजेंडा रजिस्टर में क्या इनको तामील हुआ था या नहीं हुआ था। एक नहीं हुआ तो इसका मतलब अनलीगल है, आपने संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया। सेकंड, आपने अगर जो कोरम पूरा नहीं किया, अगर फर्स्ट बैठक है तो इसका मतलब है कि आपने जो रुपया खर्चा किया वो संवैधानिक तौर पे आपने ये गलत किया, ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी बन सकती है। ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं, जैसे कोटेदार का चयन कर लिया 4 लोगों ने साइन करके, ये बहुत केसेस आते हैं, पूरे देश में ही आते हैं। तो ये इस तरह के जो मुकदमे हैं ये कोरम और एजेंडा को नहीं मतलब राइटिंग में सही नहीं है, इसलिए ये मुकदमे बेटा आते हैं। सुजीत, थैंक यू सर, यही पूछना। रिदा अब थोड़ा कंक्लूड कर लीजिए, फिर हमारे बीच में डॉक्टर सर देख रहा हूँ, डॉक्टर हीरालाल जी भी आ गए। सर एक रिक्वेस्ट ये थी
कि सर रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बैचमेट्स मिस कर गए हैं ये तो। हाँ, मैं कर और दूंगा सर शेयर, मैं दूसरी शेयर ये कर चीज की दूंगा। पार्टिसिपेशन से सर आपको पता लग रहा होगा कि लोगों को कितनी रुचि आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बातों का। और इसमें क्योंकि सर हम लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है इस चीज के लेके, और आपका जो सबसे अच्छी बात सर लगती है कि आपके अंदर जो एक इंसाइट, और 2 दशकों से ज्यादा आप काम कर चुके हैं, उसके बावजूद आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है हम लोगों को समय देने के लिए। आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप वो हीरा लाल जी, मुन्नी जी, सौरभ जी, मैंने ये चीज देखी, सबका एक जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है। तो सर वो चीज फील होती है जब आप इंटरैक्ट करते, तो लगता है भाव देश के लिए है, गांव के लिए है। तो वो फील आपने देखी होगी सर स्टूडेंट्स में। इतना तो यूजुअली पार्टिसिपेशन गेस्ट लेक्चर्स में लोगों का नहीं दिखता है, बट लोगों ने बढ़ चढ़ के गेस्ट लेक्चर में पार्टिसिपेट किया, लोगों ने सवाल पूछे सर, 4 सवाल पूछ रहे हैं, तो सर वो चीज को कोर तक समझना चाहते हैं, वो चीज समझ में आती है, फील दिखती है सर। लेकिन सर एक चीज रिक्वेस्ट और रहेगी आपका सर, पार्टिसिपेशन थोड़ा और, आपने जैसे बोला कि ये ग्राम पंचायत के जो डेवलपमेंट प्लान हो, इस पे थोड़ा सा सर हम लोगों को और अभी अनभिज्ञता है, उस पे आपकी रोशनी बहुत जरूरी लगेगी हम सबको ही। मैं इतना ही कह सकता हूँ रिदम की, इतना तो आप जान ही गए हैं, हम हैं, चाहे सौरभ जी हैं, चाहे हमारे मेंटर हीरालाल सर हैं, ये हीरालाल सर का ही देन है ये फोरम जो है, मतलब इनका में, क्योंकि ये इस चीज़ को हम लोगों ने जितना हम अकॉर्डिंग दे सकते हैं तो इस फोरम के माध्यम से हम देंगे। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात कि हम आपकी जिज्ञासाओं को भविष्य में भी शांत करते रहेंगे। और रही बात जो आपकी जो सिंसियरिटी की बात है, उसमें मैं एक बात कहूँगा, आप ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, टिस से, रियल में बहुत अच्छा, हिंदुस्तान का नहीं एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मुझे खुशी होती है आप सब लोग बच्चों को देखकर। और मेरा जो रोल है, हाँ, कहते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलके हम कुछ अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस मेरा इतना ही है, मेरा मन में हमेशा रहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, उसमें मेरा जो रोल है वह इतना ही। थैंक यू सो मच रिदम। मुझे, और मैं अब चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे मेंटर डॉक्टर हीरालाल जी भी हैं, मैं चाहूँगा कि सर का भी आशीष आपको मिले, और क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनका आशीष प्राप्त होगा तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जहाँ जहाँ भी काम करेंगे, देश में विदेश में, तो वो मतलब वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। डॉक्टर हीरालाल जी अगर सुन रहे हैं सर। तो हम अपनी उसको कम्युनिटी को भी इंगेज करने की हमने कोशिश की थी, और आप जैसे जो पोटेंशियल डोनर हैं, जो समाज के प्रति कुछ हीरालाल सर, आपको बच्चे, आप आशीष चाहते हैं आपका। सर अनम्यूट कर रीड टू रूम को जरा अप्रोच करो, रीड टू रूम एक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। मैं आई एम गोइंग इन अ मीटिंग राइट नाउ, सो आई विल कनेक्ट यू। हाँ, तो वी विल कनेक्ट अगेन, है ना। यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड आई एम विथ यू, है ना। वो आकाश के नंबर से बात कर लेना, आकाश का नंबर है, और वही उनके साथ रहता, बात कराए, हम चलेंगे, खुद बात करेंगे, हम चलेंगे। हाँ, आकाश से तुम एक बार टाई अप करा दो। हाँ सर, विवेक सर सारे बच्चे आपको वेट कर रहे हैं सर, आपको आशीष चाहते हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन से लोग हैं? ये नेगी लड़की है, इससे मेरी बात भी हुई थी। कहाँ हो तुम, बताओ भाई, कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं सर। सारे बच्चे टिस के हैं सर। अच्छा, ये 30 वाले बच्चे हैं। अरे वाह, अच्छा वाह, अरे वाह, ये तो सब बड़े हमसे ज्यादा जानते हैं, किसमें पढ़ रहे हैं। हमें तो मौका नहीं मिला इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, तो ये तो हमसे बहुत आगे है भाई, हैं? मैं इनको क्या बता पाऊँ सर, आपने जो आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, और ये सारे बच्चे चाहते हैं आपका आशीष मिले। हाँ, तो देखिए, आप लोगों का मैं सौभाग्य कहूंगा कि आप जो है एक ऐसे अभियान से जुड़ रहे हो, एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ रहे हो, या एक ऐसे मोटो से जुड़ रहे हो
कि केवल ये आज आपके काम नहीं आएगा। जो हम लोगों की टीम है और जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मॉडल गांव एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये मॉडल गांव बनाने में कम से कम 10 साल लगेगा, मिनिमम 10 साल लगेगा। और हम लोग इसमें मल्टी प्रोज काम कर रहे हैं। क्या अब मल्टी प्रोज क्या, हम विलेज मैनिफेस्टो बनवा रहे हैं। आप सबसे मैं पहले अनुरोध करूंगा कि हमारी साइट को पढ़ करके आप लोग अपने फोटो वाला विलेज मैनिफेस्टो, अपना फोटो लगा के विलेज मैनिफेस्टो बना के हमें व्हाट्सएप करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे कि एक आइडिया जो विलेज मैनिफेस्टो का है वो स्प्रेड हो। दूसरा जो चेंज मेकर का आइडिया है उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तीसरा जो हम लोग 800 FPO को लूप में लेकर के काम करेंगे, जो हमारा तीनों वो है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड में हम लोगों के 3-4 आदमी मिल गए हैं, वो लोग उत्तराखंड में इसको फैला रहे हैं। बिहार में 4-5 आदमी लोग मिल गए हैं, वो बिहार में इसको फैला रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लैंग्वेज में इसकी तारीफ की। तो आखिर क्यों की, जबकि ना मैं उनसे मिला ना मॉडल गांव मिला, कहीं न कहीं उनको ये बात अपील किया कि एक अच्छी चीज है जिसमें करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आंध्र प्रदेश में एक है जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, हु इज इन चार्ज ऑफ TR रवि या TC रवि नाम है उनका, और वो इंचार्ज महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु को, उन्होंने बहुत बढ़िया इस पर ट्वीट किया। तो ना हम लोग, महाराष्ट्र बड़ा दूर है, ना कोई लेना देना नहीं। और इस मॉडल गांव को जब ऐसे ऐसे लोग, उनके पास 300K है ट्विटर में, और उन्होंने ये किया, और बहुत सारे मीडिया के लोग इसको कवरने, जो मीडिया के लोग हम लोगों को खबर नहीं कर रहे थे, एवरी डे 2-3 इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, नॉट लेस देन दैट, 2-3 लोग। एक पत्रकार महोदय आशीष शुक्ला जी हैं, उन्होंने, वो लिखते हैं रशियन टाइम्स में, उन्होंने कहा हम 1 साल से आपको देख रहे हैं, मैं आपको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन अभी जब राजीव जी ने इस बात को कहा तो मैंने सीरियसली पढ़ा। ये तो बहुत बड़ा अमेजिंग काम है। तो आज ही उन्होंने मुझे अपना पूरा मटेरियल लेके, आर्टिकल लिख के भी भेजा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से इतना ये कहना चाहूंगा कि आप एक, ये इंटर्नशिप तो एक टाइम फ्रेम का है, उसके बाद आप इससे डिटैच नहीं हो पाएंगे। क्या ये एक ऐसी तूफान है विकास की जो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। कई उत्तराखंड के लोग हमसे आकर के खुद ही कह रहे हैं हम पूरे उत्तराखंड में फैलाएंगे। इसी तरह से आयरलैंड में एक मन्नू चौधरी है, उनको पता लगा, उन्होंने इंटरव्यू लिया, और आज फिर वो दोबारा, शी इज सो इम्प्रेस्ड टुडे at 8 PM again she is going to take another interview of Model Gaon, including many other stakeholders. They will grill me, okay, they will question me. तो आयरलैंड में बैठ के लोग इसके इम्पोर्टेंस, अगर हम लोग इसका फायदा ना उठा पाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और जो टिस आपका ब्रांड है, देखिए मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ जब हम लखनऊ बैठे हैं तो बहुत सारे कंपनी के लोग हैं, तो हर आदमी नौकरी वाला ढूंढता है कि हमें इस क्वालिटी का। जब नौकरी वाले लोग करने आते हैं तो 99% एक सेंटेंस लिख नहीं सकते, 2 शब्द बोल नहीं सकते, मीनिंग देयर बाई हम लोग कागज के घोड़े बन के दौड़ रहे हैं। एक्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि चाहिए किसी जगह पे नौकरी पाने के लिए या अपना काम करने के लिए, उसमें हम लैग करते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये जो एक परसेप्शन है कि लोग यहाँ, मतलब मीनिंग देयर बाई की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर, यही तो मतलब हुआ कि हम कागज में 99%, 90+% है, बट उस तरह से एक्चुअल में जो नॉलेज गेनिंग है, जो ट्रांसलेशन है उसका इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, वो अच्छा नहीं है। ये अक्सर मेरी बात होती रहती है, हम लोग खुद ही आदमी ढूंढते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे कंपनी के लोग करते हैं, ये हमारे देश। तो अब लोग ये कहते हैं साहब यहाँ बेरोजगारी नहीं है, तो हमने कहा क्या, कहीं कहीं यहाँ हरामखोरी है। उनको कुछ आते हैं नहीं, ना सीखना चाहेंगे, ना मेहनत करेंगे, ना सीखने की कोई इच्छा है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं। और सब, अभी हम लोगों का इरमा से भी बात चल रहा है, IIM लखनऊ से बात चल रहा है, अभी इलाहाबाद में GV पंत सोशल साइंस, अभी उन्हीं से मैं बात कर रहा था। गिरी सोशल साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में है,
तो काफी लोगों से हम लोगों का नेटवर्क बन गया है और सभी लोग हम लोगों के यहाँ आ रहे हैं। और मैं साफ सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ क्या, कि ये इंटर्नशिप जो कर रहे हो करो, ये गांव को मॉडल बनाओ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने गांव को मॉडल गांव बनाइए। आपका गांव ना मिले नानी का गांव ले लो, नानी ना मिले चाची का गांव ले लो, फूफा गांव ले लो, का मामा गांव ले लो, काकी का गांव ले लो। आपके रिश्तेदारी में कोई एक गांव लेकर के, अब आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है। अगर आप लोग इसमें पहुंचे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पोटेंशियल है कि अगर आप 2 महीने मॉडल गांव के साथ काम करके अपने इस तरह से व्यक्तिगत सेलेक्ट किए हुए गांव पे काम करके, और जो आपके व्यक्तित्व में जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो निखार आएगा, वो अमेजिंग होगा। और आप अगले 1 साल में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप बेटर इंडिया में भी छपेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपेंगे। वो आपका मॉडल इनोवेशन ऐसा है। ये देखिए, ये अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखो, मैं इंडियन इनोवेशन की किताब पढ़ा हूँ। देखो, ऐसा नहीं मैं आपके लिए लाया है इसे, देखो ये ठीक है, ये है इंडियन इनोवेटर्स 20 ब्रिलियंट थिंकर्स हु आर चेंजिंग इंडिया। ये जाइको का है, अक्षत अग्रवाल ने किताब लिखी। देखिए मेरे सामने। तो क्या है, मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, ये इंटर्नशिप कर रहे हो, ये करो। यहाँ से हमारा आपका ये जुड़ा हुआ, और इस इंटर्नशिप पे आपको मैं 2 सर्टिफिकेट दूंगा। क्या, एक तो मॉडल गांव के पैड पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का, और मैं एज ए व्यक्तिगत आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दूंगा एज ए हीरालाल IAS ऑफिसर। क्या, और आप जो लिख के लाओगे उस पर साइन कर दूंगा। जो लिख के, आप जितना कुछ लिख के लाओगे साइन करके दे दूंगा। तो मेरा ये कहना है, मैं आप लोगों के मार्फत एक और मॉडल तैयार करना चाहता हूँ। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे IAS अफसर हैं इस देश में, 5500 IAS अफसर हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे जाओ और ढूंढो कि वो कौन से ऐसे IAS अफसर हैं जिन्होंने कुछ हटके काम किया हो, जिसकी पहचान बनी हो, जिसने समाज का कल्याण किया हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5500 IAS अफसर, जो मोटा मोटा संख्या एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा हूँ, 5500 प्लस ही होगा या जो भी है, उसमें आपको 200 भी नहीं मिलेंगे। क्या, ये घिसी पिटी कुर्सी पे बैठना, कुर्सी के इनर्सिया से नौकरी करना, कुर्सी पे कोई ना रहे तभी चलेगा, इनर्सिया होती है कुर्सी में। तो आप लोगों को लेकर के हमारा सपना ये है, और इसमें कुछ नहीं करना है, केवल मॉडल गांव का बनाओ, और मॉडल गांव में अपना विलेज मैनिफेस्टो लगाओ, और पूरे गांव में जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उनकी सूची लेके उनके फोटो वाला मैनिफेस्टो बना करके, अभी आप बस देखिए कैसे माहौल बनना शुरू होता है। अब आप उनको गाइड करिए, गांव में जाना भी नहीं है, उसी में 10 लड़के अच्छे मिल जाएंगे, उनकी एक टीम बना दीजिए, उनको गाइड करते रहिए। कोई दिक्कत हो हमसे, हमारे टीम से पूछिए। तो मेरा आपको एक सपना ये है कि आप सभी लोग एक गांव अडॉप्ट करिए। जैसे जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैं बस्ती, उत्तर प्रदेश में बस्ती का रहने वाला हूँ। बस्ती एक जिला है, कमिश्नरी है। वहां मेरा साऊ घाट नाम का ब्लॉक है, उसमें मेरा गांव बागड़ी है। सबसे पहले मैंने सारा ताकत में अपने गांव पे लगाया। क्या, कि पहले किसी को कोई प्रयोग करना हो मेरे गांव में, चलो रहने की सुविधा, आने जाने की सुविधा, every facility is there. Do your life in my village. First of all, I am trying my best to convert my village Bagdi into a model village. तो ये जो मेरी भावना है, यही भावना आप सभी लोगों को अपना करके, ठीक है, आप जो हम शहर के रहने वाले हैं, तो आप अपने फर्स्ट सर्किल में किसी रिश्तेदार, मामा नाना जो क्लोज रिलेशन में है, किसी आप बचपने में कहीं मामा, अब कह दो नहीं सब शहर वाले हैं मामा नाना काका, तो फिर एक और उनके पूछो कौन है। अच्छा, वो भी अगर ना मिले तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप शहर में हैं तो उस शहर के का जो मोहल्ला है, जो वार्ड है, आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड को पकड़िए। क्योंकि हमारा अगला मुहिम हमारा ये है कि जैसे हमने गांव को एक यूनिट मान के हम ये मॉडल गांव काम कर रहे हैं, फिर हम अर्बन में जाएंगे। अर्बन में जो वार्ड होता है, जिसको पार्षद कहते हैं, उस वार्ड को एक विलेज के रूप में मान के हम उस वार्ड को में भी काम करेंगे। तो मेरा आपको ये ऑफर है कि आप उस वार्ड को एक गांव मान लीजिए, वार्ड की पॉपुलेशन क्या है, वहां का नक्शा कौन है, पार्षद कौन है, कौन कौन है, पूरा एक उसका CV तैयार करिए। देखिए उस वार्ड की समझ, कुछ नहीं करना है,
See what is the problem of that word. Make the list of the problems of the word and try to solve that problems through public participation. You need not to go before anyone to beg anything. Your approach should be public participation. हम वार्ड के लोग मिल करके काम करेंगे, हम वार्ड के लोग मिल करके उस समस्या को हल करेंगे। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, ये हमारा अप्रोच होगा। ठीक है, तो अगर मेरा तो आप लोगों से ये जो आप लोग इंटर्नशिप हमारे साथ बच्चे जो कर रहे हैं वो करिए, वो एक सिस्टमेटिक काम को करिए। इसके अलावा मॉडल गांव को पढ़िए, इसमें मॉडल गांव एक समुद्र है, इसमें डूब जाइए, डुबकी लगाइए और इसमें डूब करके नॉलेज का जो पानी है उसको पीजिए और अपना एक गांव एडॉप्ट, जैसे मैंने अपने गांव को एडॉप्ट कर लिया। क्या हमारे गांव के लोग क्या करते हैं, 5-6-10 लोगों की टीम बन गई है, एक गाड़ी 5-6 गाड़ी, एक गाड़ी में बैठते हैं, चले गए जिले में, देखे कहाँ बकरी पालन अच्छा हो गया, देख के आए उसको शुरू कर दिए, कहाँ हार्टिकल्चर का काम हो रहा है, वो क्या मतलब वो they are visiting the best practices, learning the best practices and coming back to practice that best practice. तो वो चेंज मेकर के रूप में काम कर रहे हैं। और एक अच्छा, मैं तो अपने गांव, तो ऐसे जो अगर मैं अपने गांव को लेकर शुरू कर सकता हूं तो व्हाई नॉट यू पीपल कैन डू इन योर ओन विलेज। आप टिस के लोग हो क्या? टिस बॉम्बे बहुत बड़ा नाम है भाई, तो अगर इसका नाम है तो वही काम आपको दिखाना हो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग आज इसमें हो, आप मेरी इतनी बात मान जाइए, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्या हम आप आगे आगे मॉडल गांव आपके पीछे पीछे, आप महात्मा गांधी, उस गांव का जो स्वराज स्थापित करने का महात्मा गांधी का सपना होगा, आप उस गांव के महात्मा गांधी बनोगे। एक बात। दूसरी बात, गांव में चुनाव होते हैं, यूपी में उसे देखिए, गांव गवर्नमेंट हेड इज नोन एज प्रधान इन यूपी, कॉल्ड मुखिया इन बिहार, कॉल्ड सरपंच इन गुजरात। ये तीनों का गवर्नमेंट 3 जगह पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हेड बाय ए चीफ मिनिस्टर सर, एंड एवरी विलेज इज आल्सो ए गवर्नमेंट, उसका है गांव गवर्नमेंट इज रन बाय द प्रधान। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल में काम करो और कुछ नहीं होगा तो प्रधानी लड़ना। क्या लड़ना? प्रधानी। और अब आप कहोगे साहब हमें प्रधानी लड़ाई का आप क्या करो, आपको मैं उस गांव का अन्ना हजारे बनाना चाहता हूं। आप जो गांव एडॉप्ट करोगे, अन्ना हजारे साहब रिटायरमेंट होने के बाद डंपर ड्राइवर की सबसे खराब नौकरी करके आए और उन्होंने अपने गांव को एडॉप्ट किया और गांव को मॉडल गांव बनाया। अन्ना हजारे जी का नाम कहाँ कहाँ है ये आप सब जानते हैं, वो मॉडल गांव से ही उनकी जो बेस है वो मॉडल गांव है। तो मुझे आप लोगों से ये कहना था, और अब आप लोग हम लोगों से जुड़ गए हो और हम लोगों के आप मॉडल गांव से जुड़ गए हो। मॉडल गांव हमारा एक दिन का नहीं, आने वाले 50 साल, मतलब आने वाले 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। और मैं चाहूंगा कि किसके बच्चे, किसके हमारे ये होनहार, ब्रिलियंट फ्यूचर सोशल लीडर्स, यू पीपल आर ब्रिलियंट फ्यूचर सोशल लीडर्स। नाम कमाओ, आपका नाम छपे, हर आदमी आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार। ये मेरा सपना है आप लोगों को लेकर के। और ये सपना कैसे पूरा होगा, मैंने रास्ता बता दिया। कुछ नहीं करना है। आप महाराष्ट्र में हो, अन्ना हजारे जी का पढ़ डालो, वहीं हो, चले जाओ वहीं। कहाँ? अन्ना हजारे जी के गांव पहले खूब पढ़ डालो, राले गांव सिद्धि नाम है। और पढ़ने के बाद हमने बांदा जिले में जब कलेक्टर था, हमने 20 प्रधान उनके गांव भेजे थे। पढ़ के आए, वो 20 के 20 काम करने लगे, गए सीख के आए, काम करने लगे, फोन ले आए, कुछ होता पूछ लेते हैं। वो 20 गांव उस रास्ते पे चल गए और वो गांव मॉडल बनने लग गया है। समय लगेगा, बट स्टार्ट हैज बीन मेड। तो आप अन्ना राले गांव सिद्धि चले जाओ, अन्ना हजारे जी से मिल आओ, उनकी पूरी फिलॉसफी पहले स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो, फिर प्रैक्टिकल जाके देखो। और आप एक गांव एडॉप्ट करके
अपना जब वो काम आप करोगे और जब आपको नॉलेज होगा, आपको दिक्कत आएगी, परेशान होगे, तो उसका रास्ता ढूंढोगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा ना, तो मैं आपको बता दूं, आदमी वही मजबूत होता है जो हमेशा संघर्ष करता है, जो हमेशा मुसीबतों से खेलता है, जो हमेशा आग से खेलता है। क्या एसी में बैठा हुआ आदमी की इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है, लेकिन जो रोड पे पत्थर तोड़ता है, खेत में फावड़ा चलाता है, उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आपको हमेशा मुसीबतों से खेलने की आदत डालनी चाहिए, आपको हमेशा लड़ने की आदत डालनी चाहिए, और हमेशा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्या एवरी डे यू रीड एटलीस्ट 1 आवर, जो भी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि 31 के बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। इसमें 31 की संख्या दिख रही है, इसमें 37 सर, 37। अच्छा 37, तो 37 में 5-6 लोग तो हम ही लोग हैं, है ना? नहीं 37 ये स्टूडेंट्स 30 वाले हैं, हम लोग अलग। अच्छा, ये 37 स्टूडेंट हैं। हाँ। मेरा आपको लेके मैंने जो आज सपना देखा है बच्चों, क्या मैं गांव से ऐसे प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने केवल, आप एक बार कुएं में कूद जाओ, और अगर आप सोच लोगे कि मुझे निकलना है तो आप निकल जाओ। पहले कूदो तो कुएं में, पहले रिस्क तो लो, ठीक है? तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को लेके, जो आपके चेहरे पे, जो आपको लेकर के मैंने अभी ये सपना देखा है कि हर व्यक्ति एक मॉडल गांव बनाए। वो गांव कौन होगा? जो आपसे ऑलरेडी, जैसे मैंने अपने गांव को लेके मॉडल गांव, उसी तरह से। तो शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत समय दिया आपने, और बहुत अच्छी बातें, काफी मोटिवेशनल एड्रेस रहा आपका बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा सभी को। विवेक जी ने अपना बहुत समय दिया आज, और सभी जितने 37 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्रेट टिस थे, उन सबको काफी लाभ हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा रिदम जी कह रहे थे कि शायद विवेक जी की 1-2 और क्लासेस हम लोग अरेंज करेंगे, तो व्हेनेवर यू फील लाइक एंड यू आर कंफर्टेबल, तो समय बताइए हमको, तो विवेक जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग जरूर फिर से जुड़ेंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, ऑल 37 हु हैव जॉइन्ड फ्रॉम दिस साइड, हीरालाल सर एंड विवेक जी, सभी को धन्यवाद। और विद योर परमिशन वी विल लाइक टू क्लोज द discussion today at this place. Thank you very much. Okay, thank you so much. Thank you sir. Thank you sir. आप लोग मुझे निराश तो नहीं करोगे ना? कोई निराश करने वाला हो तो जरा हाथ उठा दे। नहीं सर, नहीं अगर सर। कोई ये सोचता है कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपने तो मुझे बहुत बेकार बात बता दी, और आपकी बात में दम नहीं है, ये हमारे फायदे का नहीं है, और आपने अच्छी बात नहीं की, तो वो बता दीजिए, मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। हैं सर, आपकी बातें ऊर्जा का स्रोत है हम सबके लिए सर। हाँ। लग जाओ। मैं बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपोगे, वाशिंगटन पोस्ट में छपोगे, टाइम्स मैगजीन में छपोगे, और कुछ नहीं करना है। क्या हम लोगों ने समुद्र से निकाल करके अमृत दे दिया, बस 2 बूंद आपको पीने की जरूरत है मॉडल गांव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you sir. राघवेंद्र जी सर, क्लोज।